गुड मॉर्निंग एंड याली मदद एवरीबॉडी। आज हमारे मारो व्यापार मारी प्रगति का चौथा सेशन है। 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं, दूसरा महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। पिछली सेशन जो हमारी हुई थी उसके बारे में हम पहले थोड़ा याद कर ले। बरकत सर ने हमें क्या समझाया था और क्या सिखाया था, खास करके वो 24 पॉइंट जो पहले जिस तरह से धंधा होता था, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस, और आज किस तरह से मॉडर्न बिजनेस, उसमें क्या तब्दीलियां आई है, क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में समझाया था। और हमें कुछ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के बारे में समझाया था। आखिरी में बरकत सर ने हमें कुछ असाइनमेंट दिए थे। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्सरसाइज हमें देने में आती है तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमें अमल करना है। एंड दोज पर्टिकुलर असाइनमेंट्स अगर हम याद करें तो हमें स्ट्रैटेजी हमारे बिजनेस में अगले 1 साल में हम क्या बदलेंगे, कीपिंग इन माइंड ऑल द 24 पॉइंट्स जो बरकत भाई ने हमारे साथ शेयर की थी कि मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट की, कि हम क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे वो हमारे सेल्स रिलेटेड हो, हमारे प्रोडक्शन रिलेटेड हो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में है तो, या हम कैसे हमारे खर्चे कम करेंगे। एक चीज समझना कि पहला जो एमवीएमपी था और ये एमवीएमपी में एक सबसे बड़ा फर्क है कि हम अमल करेंगे। वी विल इम्प्लीमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज देयर। सो जो स्ट्रैटेजीज और इनोवेशन के बारे में हम में लास्ट टाइम समझे थे और सीखे थे, उसके पीछे एक मेजर फैक्टर होता है कि हमको हमारी कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझनी है। हमारा ग्राहक हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे बिजनेस के बारे में क्या सोचता है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, माल खरीदी करने से पहले क्या सोचता है, माल खरीदी करते वक्त क्या सोचता है, और करने के बाद उसके सेंटिमेंट्स और थॉट्स क्या है। ये सारी चीजें कंज्यूमर साइकोलॉजी में हमें समझाने के लिए फॉर्चुनेटली हमारे साथ डॉक्टर मनीष भट्ट है। डॉक्टर मनीष भट्ट के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूंगा तो शायद ये पूरी सेशन चली जाएगी। मनीष भट्ट सर को हम सुन ही नहीं पाएंगे। इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीएससी किया है, उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एचआर में किया है, एमबीए किया है मार्केटिंग में, और ये सब कम पड़ गया था तो पीएचडी भी उन्होंने किया है मार्केटिंग में। इसलिए हम उन्हें प्यार से डॉक्टर के तौर पे संबोधते हैं। दैट इज हाउ ही इज डॉक्टर मनीष भट्ट। ही स्टार्टेड हिज करियर, उन्होंने उनके करियर की शुरुआत 1990 में की थी, जिसमें वो पिडिलाइट कंपनी में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे। पिडिलाइट यानी फेविकॉल वाली कंपनी, वहां से उनकी हम्बल बिगिनिंग थी। और फिर उसके बाद पिछले 27 साल से वो सुमुल कंपनी से जुड़े हुए हैं। हम सभी ने अमूल का नाम तो सुना है, लेकिन सुमुल उसका स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर है, ग्रोइंग इन बिग नंबर्स। आज की तारीख में वो कंपनी 4,000 करोड़ की है। यहाँ पर वो मार्केटिंग और सेल्स में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। उनकी भूमिका सिर्फ कंपनी के ग्रोथ के अलावा वो फिलेंथ्रोपिक काम बहुत करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव है कि मैं लाइफ में जितना भी हासिल किया हूं वो लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो शेयरिंग के कंसेप्ट के हिसाब से ही आज वो हमारे साथ है। हमारी जमात के लिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे सेशंस लिए हैं, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टुडे टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पर्सन जो एक इंजीनियर है, एचआर वाले हैं, मार्केटिंग वाले हैं, सेल्स वाले हैं, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन फिलेंथ्रॉफी। वेलकम डॉक्टर मनीष भट्ट, प्लीज वी रिक्वेस्ट यू टू टेक ओवर। पहले तो ये बता दूं कि सुमुल जो है वो अमूल का कॉम्पिटिटर नहीं है। सुमुल इज वर्किंग अंडर अम्ब्रेला ऑफ अमूल। तो वी आर अमूल, वी आई एम फ्रॉम अमूल। ओके ओके, नाउ विल स्टार्ट अवर सेशन। पहले तो ये जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि सही में ऐसा अच्छा काम जो करना, क्योंकि ये जो सिचुएशन अभी जो कोरोना के बाद अभी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है
तो एवरीबडी इज ऑन सर्वाइवल मोड, सब सर्वाइवल मोड पे है। और सर्वाइवल मोड पे जब है तो वो सिचुएशन में अपने को कंज्यूमर के साथ कैसे बिहेव करना है, क्योंकि हर लोगों को पहले जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए उसको जो भी करना है वो करना है। तो मतलब जब कंज्यूमर रिटेल में या इधर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगे या आपकी शॉप में आएंगे फिजिकली, तो दोनों में पहला वाला जो 2 साल पहले वाला जो कंज्यूमर था और अभी का जो कंज्यूमर है उसमें बहुत फर्क रहने वाला है। आज की तारीख में ये थोड़ा पुराना स्लाइड है, 2 साल पुराना, फिर भी एक मोटा मोटा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा अपने को कि इंडिया में जो अभी ओवरऑल जो बिजनेस है उसमें अगर हम देखें तो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का जो बिजनेस है ना वो अभी भी सबसे बड़ा बिजनेस है, वो 37% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, कौन सा लाइन में पोटेंशियलिटी है, वो भी अपने को देखने को मिलेगी। ये पूरा इसमें मैंने हेल्थ और वेल्थ नहीं लिया है, लेकिन फूड एंड बेवरेजेस में अगर उसको जोड़ दें तो वो करीबन वापिस वो हिस्सा बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी ये 18 से 22% हो जाएगा। बुक, म्यूजिक एंड गिफ्ट्स वो 3% है। फुटवेयर का बिजनेस है वो 8% है। ब्यूटी केयर 2% है। अभी ब्यूटी केयर में बहुत जगह भी स्किन केयर भी आ गया है, तो वो साथ में थोड़ा जुड़ जाता है। ज्वेलरी एंड वॉचेस 6%, होम डेकोर एंड फर्निशिंग 6%, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है वो 20% बिजनेस दिखाई पड़ता है। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे पॉइंट वो इस हिसाब से करेंगे। हम सेल्स की साइकोलॉजी पहले सीखेंगे, बेसिक सेल्स साइकोलॉजी। इधर हम फिजिकल वे में उसको कोई बार प्रोडक्ट सेल करनी है या हमको डिजिटाइज वे में सेल करनी है। तो पहले तो एक बंदा जब सेल्समैन है पक्का, तो सेल्समैन को पहले क्या करना है, क्योंकि अभी आपका कंज्यूमर चेंज हो चुका है, तो आपको क्या करना है। और रिटेल में रिटेल साइकोलॉजी मतलब आप जो भी आपका शॉप को अरेंज करते हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ द मतलब उसको बोलेंगे मर्चेंडाइजिंग। तो मर्चेंडाइजिंग कैसे करेंगे या अरेंजमेंट कैसे करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा। और थोड़ा बात करेंगे बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग। और अभी जो शायद मैं अभी देख रहा था कि आप लोगों ने लास्ट सेशन में बरकत भाई से कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ा है, सुना है, तो मैं उसमें इतना बात नहीं करूंगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली आज साइकोलॉजी पे बात करूंगा। एक स्ट्रेटेजी, कॉमन स्ट्रेटेजी, ये अगर आपके सामने ये स्लाइड आपको मिले ना मिले, लेकिन ये लिख लो। ये जो कॉन्सेप्ट है CCDVTP, ये याद रखने के लिए मैंने उसका शॉर्ट बनाया है। इसका मतलब है क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर द वैल्यू टू द टारगेट मार्केट एट प्रॉफिट। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप आपकी कोई प्रोडक्ट के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो तो उसको बोला जाएगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट। मोबाइल बेचना है तो मोबाइल तो के बारे में कंपनी ने सब कुछ बोल दिया, लेकिन ये मोबाइल बेचने के लिए आप जो शॉप में हो, वो शॉप में आपने क्या किया, इसके साथ आप क्या उसका कवर फ्री दे रहे हो या आपकी कोई स्पेशलाइज सर्विस दे रहे हो, क्या आप करने जा रहे हो। इफ यू आर क्रिएटिंग योर वैल्यू, आप अगर वैल्यू कुछ क्रिएट कर रहे हो प्रोडक्ट रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अभी आपके पास मान लो कि 4 और 5 से ब्रांड का फोन है, तो आपका जो फोन का जो शॉप है उसका ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो ब्रांड मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत सारी वैल्यू कम्युनिकेट करनी पड़ेगी लोगों से, ताकि लोगों को समझ में आए कि मुझे कोई भी डिजिटल गार्डगेस लेना है तो मुझे ये शॉप में जाना है। नाउ व्हाट कम्युनिकेशन यू आर डूइंग, आप क्या कम्युनिकेशन करते हो वो बहुत मायना रखेगा। दैट इज कॉल्ड ब्रांड मैनेजमेंट। एंड व्हेन यू डिलीवर द वैल्यू, इट इज कॉल्ड कस्टमर मैनेजमेंट, कि आप कस्टमर को कैसे हैंडल करते हो। तो मार्केटिंग के जो 3 मोटे मोटे एरिया है ना, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट एंड कस्टमर मैनेजमेंट, ये मैंने जो इक्वेशन बताया उसमें आ गया। तो इसका मतलब अभी हम आज पूरा जो बात करेंगे ये कस्टमर मैनेजमेंट के ऊपर, डिलीवर द वैल्यू, और इसमें साइकोलॉजी मायना रखेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी शॉप चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं या हमारे बिजनेस की बातें करते हैं, वो लोगों के जहन में जाती है
मतलब उनके दिलो दिमाग में, हम बोलते हैं ना वर्ड्स क्या बोलते हैं, दिलो दिमाग में, इसका मतलब है माइंड शेयर एंड हार्ट शेयर। लोगों के दिल में जानी है, दो लोगों के हार्ट में जानी है। तो हाउ वी कैन बॉन्ड विद द इमोशनल इमोशन, तो इमोशनल बॉन्डिंग हमको कैसे करना है, ये हम आज देखेंगे। और ब्रांड क्या होती है थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। मैं इतना डिटेल में आज आपको मार्केटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको रिटेल में क्या करना है वो ही पढ़ाऊंगा। तो ब्रांड इज इक्वल टू आपका जो प्रोडक्ट है और आपका जो इमेजेस है। तो ब्रांड और इमेजेस, ब्रांड प्रोडक्ट और इमेजेस, आपका जो प्रोडक्ट हर चीज में, मान लो कि अभी मैं बैठा हूं, मेरे पीछे एक फोटो आपको दिखाई पड़ता है, इसके बगल में कुछ डिजाइन दिखाई पड़ता है। बहुत लोगों को अभी क्यूरियोसिटी होगा कि पीछे क्या है, तो मेरे गॉड है पीछे एक डिजाइन खड़ा है, लेकिन अगर मैं कोई रिटेल शॉप में बैठा हूं तो मेरे पीछे क्या है उसका भी बहुत मायना रखता है, मेरे पीछे डिस्प्ले क्या है उसका मायना रखता है। क्योंकि व्हेन आई एम स्पीकिंग राइट नाउ आई एम अ प्रोडक्ट एंड वॉट एवर द सराउंडिंग इज, वो मेरी इमेजेस है। जो पीछे जो इमेज है और मैं बोल रहा हूं वो दोनों मिला के कुछ क्रिएट हो रहा है। और स्टार्टिंग में जो आपके मेंटोर ने आपको मेरे बारे में जो बताया वो आपके दिमाग में कुछ ख्यालात पेश करते हैं। तो मैं अब एक ऑनलाइन एक एक्सरसाइज करवाता हूं, ये देखते हैं हम लोग। आप सब लोग ऑनेस्टली आपके जगह पे आपका हाथ रेज करेंगे। मैं तो देख नहीं पा रहा हूं लेकिन आप हाथ रेज कीजिए। किया? अच्छा, आप लोगों ने हाथ रेज किया, ठीक है। अभी आपका हाथ इमीडिएटली चीक पे ले जाइए। मैंने चिन पे रखा है, मैंने गाल पे रखा है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने गलती किया होगा। मैंने बोला है चिक, इसका मतलब बोला मैंने आपको दाढ़ी पे हाथ रखना था, मैंने हाथ रखा चिन पे। तो बहुत लोगों ने अभी गलतियां की गई, जो लोगों ने गलती की होगी उसको समझ में आ गया होगा। ये क्यों हुआ कि हम जो देखते हैं वो करते हैं, इसीलिए तो टीवी कॉमर्शियल चलते हैं और इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है कि हम जो देखते हैं वो करते हैं। हाँ, तो आपका जो ब्रांड बनता है वो ब्रांड भी ऐसे ही बनता है कि जो वो आपको परसेप्शन बोलते हैं ना, वो पुरानी स्टोरी थी ना हाथी वाली। अगर आंख पे पाटा बांध लिया जाए और फिर हाथी को पकड़ा जाए, पूंछ पकड़ी जाए, कोई बोलेगा ये सांप सपोला है, कोई बोलेगा कि ये, उसके अगर कान पे हाथ लगे बोलता है सुपड़ा है। मतलब जिसको जो लगा वो बोलेगा। इट इज कॉल्ड परसेप्शन। जो परसेप्शन में आता है उसको वो बोलते हैं। तो ब्रांड इज नथिंग एल्स, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं समझते हैं, उसका एक इमेज उसके दिमाग में जो क्रिएट होता है, वो इमेजेस अल्टीमेटली ब्रांड क्रिएट करता है। तो ब्रांड प्रोडक्ट प्लस इमेजेस तो था, लेकिन अभी मैं जो बोला इसका मतलब हुआ ब्रांड इज इक्वल टू वैल्यूज। वैल्यूज माने आपके संस्कार, आपके 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 जो शॉप का है, शॉप का यूएसपी। और उसमें आपने कंपनी, जो ब्रांडेड कंपनी का जो शोरूम होगा, अगर उसमें आपने एडेड वैल्यूज क्या दिए हैं आपकी ओर से, वो कुल मिला के आपका शॉप का एक ब्रांड इमेज बनेगा। आपका ये एंड पर्पस क्या था ये करने का? टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द कस्टमर्स। कस्टमरों को आपके यहाँ बुलाना और उसको आपके साथ जोड़े रखना। एक बहुत पावरफुल साइंटिफिक डिस्कवरी है कि जो ह्यूमन ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन का जो फ्यूचर है वो कैसे बिहेव करता है। तो अपना जो दिमाग है ना, वो पूरा पिक्चरल फॉर्म ही स्टोर करता है। हमारा जो राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन हमेशा पिक्चर याद रखता है और लेफ्ट ब्रेन वो टेक्स्ट मैटर याद रखता है। तो इसीलिए राइट ब्रेन में जो चीज चले वही अपने को करनी है, ठीक है ना। तो ये आज पूरा राइट ब्रेन पे प्रोग्राम हो रहा है और राइट ब्रेन में क्या क्या पिक्चर हम स्टोर करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपके शॉप में मैक्सिमम फोटोग्राफ्स जो इमोशन से जुड़े हैं, जैसे अगर कोई ऐसा शॉप है जहां पे डिजिटल मतलब गार्डगेट्स का शॉप है या फर्नीचर शॉप है, तो फर्नीचर शॉप में क्या होता है, जनरली आप सोफा लगाते हो, तो सोफा में का एडवर्टाइजिंग कैसे करोगे?
तो सोफा नहीं दिखाना है, सोफे पे रोमांस करता हुआ कपल दिखाना है कि हाउ द कंफर्ट सोफा इज। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट के साथ रोमांस जुड़ा है और रोमांस में इमोशन जुड़ा है, और इमोशन को जोड़ने के लिए आपको पिक्चरल फॉर्म में बहुत सारे ऐसे कैरिकेचर लगाने होंगे, या आपको रियल पिक्चर का फोटोग्राफी क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपका सोफा बिक सके। तो ये फोटोग्राफ कौन से लगने चाहिए, वो मतलब आप सोफा बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, आप कंफर्ट बेच रहे हो। सोफा इतना अच्छा है कि उसमें कंफर्ट मिल रहा है। कोई गैजेट्स बेच रहे हो आप, मान लो कि मोबाइल फोन बेच रहे हो, मोबाइल फोन बेच रहे हो, तो मोबाइल फोन से जनरली लोग क्या करना चाहते हैं। तो आजकल लोग सेल्फी और सोशल मार्केटिंग में कहाँ जुड़े रहते हैं। तो ये कनेक्शन आप दिखा सकते हो कि हाउ द गैजेट्स वर्किंग, और उसमें बेस्ट यूनिक फीचर क्या है जो आपका पोस्चर अच्छा दिखाएगा। अल्टीमेटली आप देखोगे कि लोग सेल्फी क्यों लेते हैं। हर आदमी को अपना मुंह पसंद है, चाहे दूसरों को पसंद न हो, लेकिन अपना मुंह बहुत पसंद है, इसलिए सेल्फी आदमी लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है। वो उसको एचडी में बनाता है, उसका बाल कुछ अलग तरीके से बनाएगा, बाद में सेल्फी लेता है, अलग अलग जगह पे पोस्टर लेके लोगों को शेयर करेगा, और फिर हर बार वो सोचता रहता कि उस पर कितने लाइक्स आए। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एनालाइज करता है कि कौन से वाले पोस्टर में उसको ज्यादा लाइक मिले। तो ये सब चीजें अगर आप मोबाइल के फोटोग्राफ्स में डालोगे, और मोबाइल बेचना है तो इसमें सेल्फी में, एचडी व्यू में, ओरिजिनल पिक्चर में आप क्या इंप्रूव कर सकते हो, अगर आपने वो दिखा दिया। और वो दिखाने का तरीका वो कंपनी तो दिखाती है, लेकिन एज अ सेल्समैन अगर आप दिखा देते हो स्टार्टिंग में, तो बहुत सारी बात पहले ही बन जाती है। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जैसे ग्रोसरी स्टोर में कोई फैमिली परचेज के लिए आता है, और बच्चे को अगर पहली चॉकलेट आप दे देते हो तो बच्चा उसकी मम्मी को छोड़ेगा नहीं, बोलेगा माँ यहाँ से तो मेरे को एक बिस्किट का पैकेट भी लास्ट में दिलवा दे, वो करके ही जाता है। तो इसका मतलब है कि एक चॉकलेट इन्फ्लुएंस कर लेता है आपका सेल्स बढ़ाने में। और ये आजकल इंटरनेशनल लेवल पे ये रिसर्च है, इसकी बात मैं आगे करने जा रहा हूँ। People are charmed by status and responsibility, so create special position for your staff. For example, अगर आपका स्टाफ, अगर आपकी शॉप में 4 लोगों से ज्यादा लोग हैं तो उसको डिजिग्नेशन करो, उसको यहाँ है बक्कल लगाओ, स्टोर मैनेजर, स्टोर असिस्टेंट, ऐसे बक्कल लगाओ और चारों को यूनिफॉर्म दे दो। इससे इंपैक्ट कस्टमर के ऊपर ये पड़ता है कि आपके पास करीबन 15-20 स्टाफ होंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, लेकिन आपके फ्रंट में 4 लोग खड़े हैं। ऐसा एक माहौल क्रिएट होगा। ये लिख लो कहीं पे कि आपका स्टाफ को आपको यूनिफॉर्म देना है, चाहे यूनिफॉर्म में आप एप्रोन भी दे दो और उस पर एक बक्कल लगा दो। ये बक्कल काम बहुत करेगा। इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सेल्स स्पेशलिस्ट। हाँ, और अगर कोई आप आर्ट में हो तो आपका एक जो कारपेंटर रहेगा, मान लो कि फर्नीचर शॉप है, तो एक बंदे को एक स्पेशल टैग दे दो, फर्नीचर एक्सपर्ट, कंफर्ट एक्सपर्ट, एर्गोनॉमिक्स एक्सपर्ट। तो जब कस्टमर आएगा तो बोलेगा मुझे बैक में पेन है, तो आपका एर्गोनॉमिक एक्सपर्ट का जो बक्कल लगा हुआ वो अब आदमी हैंडल करेगा उसको। अगर उसने हैंडल कर दिया तो कंज्यूमर का दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे बैक का भी ध्यान रखा गया, मेरे शोल्डर का ध्यान रखा गया, मेरी डिजाइन का ध्यान रखा गया, मेरे इंटीरियर का ध्यान रखा गया। हर चीज के लिए एक बक्कल होना चाहिए। इंटीरियर एक्सपर्ट, एर्गोनॉमिक्स एक्सपर्ट, इंटीरियर डिजाइनर एक्सपर्ट और एग्जीक्यूटिव सेल्स, तो वो कॉमर्शियल बात करेगा। तो ये कामगिरी आप आपस में बांट लो, और बोलते बोलते पहले अगर डिजाइनर ने समझा दिया, बोलता है अभी ये चीज ये समझाएगा, ये चीज ये समझाएगा। आप यू वॉन्ट बिलीव कि फर्नीचर में की शॉप में अगर 100 लोग आते हैं, उसमें से आप 25% लोगों को सही सेल्स में कन्वर्ट कर पाओगे। ये मेरा गारंटी है, अगर आपने बक्कल लगा दिया तो। दिस इज माय रिसर्च, और
जहां बक्कल नहीं लगे हैं वो स्टोर में भी लोग इससे भी एक्सपर्ट है, फिर भी फर्नीचर शॉप में 100 में से जो रेशियो है वो 10% मैक्सिमम है जो क्लोज सेल्स में कन्वर्ट होता है। बाकी के लोग फर्नीचर को देखने के लिए आते हैं, कोई परचेस करने को नहीं आते हैं, वहां से आइडिया लेके अपने कारपेंटर से बनवाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। डिटेल में प्रोग्राम फिर अगर सेगमेंट वाइज करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सब कॉमोडिटी बेचने वाले लोग हैं, तो मैं कॉमन में बात कर रहा हूं आज। और इसीलिए यू कैन नॉट expect the prosper in this heavily competitive retail environment by conforming to your competitors। तो आपको यूनिक बनना पड़ेगा, स्पेशलाइज करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि आप आपके कॉम्पिटिटर से कुछ अलग दिखें। ठीक है, अभी पहले तो हम साइकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सेल्स, साइकोलॉजी टू सेल्स। मैं बहुत सारी शॉप में जब जाता हूं तो हमारा भी वो ट्रैफिक पुलिस जैसा हाल होता है। सुबह में जब शॉप खोलते हैं तो हम एंथुजियास्टिक होते हैं। सुबह में तो हर कोई जब क्योंकि फ्रेश मूड में है ना तो एंथुजियास्टिक है, लेकिन सुबह में कंज्यूमर नहीं है, सुबह में कंज्यूमर फ्लो कम है, कंज्यूमर फ्लो इवनिंग को ज्यादा है। लेकिन इवनिंग तक आपका जो मोरल है, एंथुजियाज्म है, वो डिक्लाइन हो चुका है क्योंकि थक चुके हैं पूरा दिन। तो जैसे कस्टमर आपके शॉप में आते हैं, अभी मैं फिजिकल की भी थोड़ी बात करता हूं क्योंकि फिजिकल रिटेल कभी बंद नहीं होने वाला है, चाहे कितना भी मतलब डिजिटाइजेशन हो जाए। डिजिटल का जब बात होएगा तो मैं डिजिटल का भी बात साथ में करता जाऊंगा। तो मैंने ये देखा कि लोग अपना मुंह ऐसे फुला के बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं सुबह में, मतलब वो सुबह में एंथुजियास्टिक है हाँ, लेकिन शाम को उनका फेस उतरा हुआ है। किसी ने कुछ घोटाला कर दिया, चेक पास करवाना है, किसी को पेमेंट देना है, कोई पेमेंट लेने आ रहा है, तो जो एंथुजियाज्म है ना वो जीरो लेवल पे है। अगर कंज्यूमर आता है और आपको कुछ भी परेशानी में हो, लेकिन आपकी परेशानी अगर कंज्यूमर को दिखती है तो कंज्यूमर आप गंवा दोगे, आप कंज्यूमर आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि कंज्यूमर का आपका एंथुजियाज्म अगर नहीं दिखता है तो कंज्यूमर भी आपके यहाँ रेडी नहीं होगा परचेज के लिए। सेकंड थिंग, बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है कि खड़े खड़े मतलब जहां पे शॉप में खड़े होके पॉकेट में हाथ डालते हैं। कोई भी शॉपकीपर ने पॉकेट में हाथ डाला तो कंज्यूमर वहां उसको चैलेंज समझता है। ये सब एक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है। कभी भी कंज्यूमर के सामने आपकी जेब में हाथ मत रखो। जेब में हाथ रखा तो कंज्यूमर वो इंसल्ट समझता है। दूसरी बात है, बहुत लोग ऐसी उंगली दिखाते हैं। ये पॉइंटर फिंगर कब दिखानी है? पॉइंटर फिंगर का इस्तेमाल ऐसे करें कि हम सेल्स या सर्विस में नंबर 1 पे है, बस ये चीज में करना है। बाकी कभी भी पॉइंटर फिंगर नहीं हमको दिखाना है। ऑलवेज जो अपना हाथ है, आप जब बोलोगे तो दोनों हाथ ऐसे रहेंगे, जैसे बंदगी करते हैं ना वैसे आप ऐसे ही टॉक करोगे, और आपका पोस्चर भी ऐसा रहेगा हैंड का। मैं इधर जो मेरे लिमिटेशन है दिखाने के लिए, लेकिन आपका पोस्चर ये रहेगा, ये ऐसा रहेगा। और बात करते हुए ऐसे बात करेंगे समझाने के लिए, तो कंज्यूमर के दिमाग में बहुत जल्दी से बैठ जाएगा। दूसरा है आपका वॉइस का पिच कैसा होना चाहिए। पिच जो है वो जब हैंड और पिच आवाज की दोनों साथ में मिलनी चाहिए जब आप आपके प्रोडक्ट के बारे में समझाते हो। बहुत लोग मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकान में जाता हूं तो जो सेल्स का बंदा है वो उसका लेफ्ट हैंड एक जेब में रखता है और राइट हैंड से वो एक हाथ से समझाता है। और बहुत बार जब मोबाइल के बारे में आप समझाते हो तो कंज्यूमर को इतना जल्दी जल्दी मत समझाओ, वहां आपको स्लो होना है। आपको पूछना है कंज्यूमर को, आपके पास टाइम है ये फोन समझने के लिए, गैजेट समझने के लिए? आपको उसको टाइम पूछना पड़ेगा। इसमें जो फीचर्स है वो दूसरे में नहीं है। आप 2-3 फीचर्स देख लो, बाद में आगे चले जाओ। आपको फीचर्स कौन से दिखाने हैं, आपको
सीधा सेल्फी कैमरा ऑन करना है, आपका जो गैजेट बेचना है उसमें उसका ही फोटो दिखाओ और साथ में आप उसके साथ सेल्फी ले लो, बहुत स्माइली वाला सेल्फी ले लो। चाहे वो बंदा हंसे ना हंसे, आप स्माइल के साथ उसके साथ एक सेल्फी ले लो। फिर उनको बताओ कि आप आपके फोन में सेल्फी लो और दो सेल्फी को कंपेयर करो। यू वोंट बिलीव कि आपके फोन और उसके फोन में एचडी सेल्फी में कोई इतना ज्यादा फेर नहीं होगा। फेर होगा आपका स्माइली फेस जो आपका गाइडेंस में आया है, सही में उसका दिमाग वहां से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये भी लिख के रख लो, ये होने वाला है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, पिक द पिच एंड लिसन वॉइस ऑफ कंज्यूमर। उसमें आपको ये बोलना है, आपको क्या करना है, आपको एक्ट करना है जस्ट लाइक अ डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको स्टेथोस्कोप लगाएगा, पहले यहाँ पेन होता है, यहाँ पेन होता है। तो कंज्यूमर का भी पेन देखना है। वो मोबाइल ढूंढने आया है तो उसका मोबाइल ऑल ऑफ सडन कहीं खो गया है, गुम हो गया है, तब लेना है, या उसको अपवर्ड वर्जन लेना है, या उनको कुछ हटके लोगों के पास न हो ऐसा लेना है। तो ये पेन है उसका, ये पेन समझ लो कि उसको क्या लेना है। ये नहीं समझोगे तब तक आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो जस्ट लाइक डॉक्टर, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू चेक पेन ऑफ कंज्यूमर्स एंड ट्रीट योर कंज्यूमर एज योर पेशेंट। आपका जो कंज्यूमर है उसको पेशेंट है, उस हिसाब से उसको चेक करो। दूसरा, कभी भी कंज्यूमर के ऊपर प्रेशर मत डालो। बहुत सारे जगह मैं जाता हूं तो जो सेल्समैन है ना, वो अभी उनको सिखाया जाता है कि कंज्यूमर आए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर मतलब उसके चारों ओर से 360 डिग्री अटैक करो। ये स्ट्रेटेजी कभी काम में नहीं लगेगी। बहुत सेल्स वाले आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं वो समझाते हैं, जहां पे आप हाईली फी पेश करके जाते हो ना, बॉम्बे से बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर आते हैं, वो समझाते हैं 360 डिग्री सेल्स, यहां से डालो, यहां से डालो, वहां से डालो। ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने बहुत सारी ब्रांड की आगे से मैं फोरकास्टिंग कर देता हूं कि फेल जाने वाला है। जब 360 डिग्री आप उसको फॉलो करते हो तो कंज्यूमर उब जाता है वो ब्रांड से, वो ब्रांड में कभी नहीं होता है। उसका दिमाग में और दिल में जाए ऐसी क्लिक चाहिए, एक क्लिक चाहिए जो कास्केड करे, जो रिकॉल करने को मजबूर करे आपकी ब्रांड को। ऐसी एक ब्रांड चाहिए। कभी भी 360 डिग्री वाला आइडिया दिमाग से निकाल दो। ये 360 डिग्री वाला इंडिया के बाहर का कॉन्सेप्ट है, जो आजकल इधर अपने इंडियन जो बड़े बड़े ट्रेनर है ना, वो सीख के आ गए हैं। वो उसके ऊपर पूरा जुनून सवार करके बोलते हैं, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, उसको डिजिटल में मारो, उसमें जहां दिखे अपना ब्रांड ही दिखना चाहिए। ऐसा करने से आपका ब्रांड मर जाएगा। मेरा अलग थ्योरी है, हर जगह ब्रांड दिखाने से आपका ब्रांड मर जाएगा। आपको उसके दिल में जगह लेने के लिए कौन सी जगह चूज करनी है, वो जगह चुनो। अगर आपकी ब्रांड गार्डन में इवॉल्व हो सकती है तो गार्डन में ब्रांडिंग करो, ना कि डिजिटल पे प्लेटफॉर्म पे जाओ। क्योंकि डिजिटल में तो हर कोई लगा हुआ है। अभी यही हो रहा है ना, अभी कोरोना के बाद सबको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग करना है। अभी उसमें नया क्या है? मैं आज बोलूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग करना है, कुछ नया नहीं है उसमें। क्यों नया नहीं है? हर छोटे से छोटे लोग को पता है कि मुझे अभी ऑनलाइन ही करना है सब कुछ। व्हाट्सएप वालों ने भी बोल दिया है, डिजिटल शॉप बना दिया है। इसका इस्तेमाल करो, लेकिन इस्तेमाल करते वक्त साइकोलॉजी अगर भूल जाओगे तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर कोई को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग करना है। कस्टमर पे प्रेशर, नो प्रेशर। उसके दिल में जाओ, उसके दिमाग में जाओ। तो ऑफन वी ट्राई टू पुश द अवर कंज्यूमर व्हाट वी वांट टू सेल, नेवर डू इट। हमको सेल करना है वो मत सोचो, कस्टमर को सक्सेस होने दो। अभी नया जो ट्रेंड है, तो कस्टमर को सक्सेस होने दो। पहले तो वो सर्वाइवल मोड पे है, उसको तो जिंदा रहना है। तो उसको ये समझाओ कि अगर आपको जिंदा रहना है, उसको जिंदा रखने के लिए उसको क्या बताओगे, आपको सक्सेस कैसे होना है, कस्टमर को सक्सेस कैसे करना है, वो भी आपका जिम्मेवारी है। अगर कस्टमर को सक्सेस कर लेते हो तो आप सही में आपका माल बेच पाओगे और आप सक्सेस से सिग्निफिकेंस तक चले जाओगे। मतलब कंज्यूमर आपको हमेशा याद रखेगा
कि बंदे ने मुझे सही वक्त पे हेल्प किया था। और है लास्ट जो है कंज्यूमर परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट देम नॉट यू। आपको कंज्यूमर के बारे में ही सोचना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा शॉप इतना पुराना है, इसका इतना ब्रांड वैल्यू है, मैंने इतने सालों से कस्टमर के पीछे इतना रुपया यूज किया है। सब भूल जाओ, कंज्यूमर को उसके बारे में कोई पता नहीं। आपको अगर पास में आपने 6 महीने पहले भी उसके पीछे कुछ मदद किया होगा ना, वो दिमाग में रहेगा, लेकिन अभी परचेस करने के लिए आया है, वो खाली अभी के लिए सोचेगा। तो यू डोंट थिंक अबाउट योर प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोसेस। तो प्रॉफिट है ना बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में अभी प्रोसेस है। प्रोसेस फॉलो करोगे, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। प्रॉफिट पे फोकस करोगे और प्रोसेस भूल जाओगे, प्रॉफिट नहीं आएगा। तो ये मेरा जो यूजफुल, मतलब क्योंकि मेरा 4000 करोड़ का कंपनी है ना, मेरा जो एडवर्टाइजिंग बजट है पूरे साल का वो 70 लाख है खाली। आप सोचो 70 लाख में आजकल कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं कर लेता हूं। मैं यही सब थ्योरी इस्तेमाल करता हूं कि भी कम से कम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में आप ज्यादा से ज्यादा कर पाओ। गेट इन देयर शूज, उसका दर्द समझो। योर क्वेश्चन शुड बी क्रिएट सिंपैथी। आपके जो प्रश्न है ना वो भी सिंपैथी क्रिएट करने वाले होने चाहिए। विजिट द अनदर आउटलेट एज कस्टमर। क्या आप कभी, अगर आपका मोबाइल का खुद का शॉप है, तो आप पहले कंज्यूमर बन के सही में एक मोबाइल परचेस करने के लिए दूसरी शॉप में जाओ। एक ऑर्गेनाइज शॉप हो उसमें जाओ जो कंपनी खुद कंडक्ट करती हो, और दूसरी अनऑर्गेनाइज शॉप में जाओ। चाहे आपके फ्रेंड के साथ जाओ, आपका भी मोबाइल का शॉप है, लेकिन आप वो एक्सपीरियंस करो बीइंग ए कंज्यूमर, कि एज ए कंज्यूमर आपको क्या फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है आपको, वो पहले देखो। एज ए कंज्यूमर आपको अगर वो उसमें एंट्री में ही कुछ गलत लगता है, तो आप सोच लो कि आपकी शॉप में भी शायद यही तो नहीं हो रहा है। तो हमारी शॉप में हम क्यों एक्सपेरिमेंट करें, हम लोगों की शॉप में चले जाएंगे, लोगों की शॉप में जाके कंज्यूमर जब में बन के जाएंगे। तो ये भी कहीं लिख लो कि हम कंज्यूमर बन के सेम कैटेगरी वाली अपनी वाली शॉप में दूसरे वाली शॉप में जाएंगे, और एज ए कंज्यूमर हमको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है वो हम सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। सेकंड, वी क्रिएट वैल्यू थ्रू अवर क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन जो होगा उसमें हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बात नहीं करेंगे, हम कंज्यूमर को जज नहीं करेंगे। ब्रिंग कंज्यूमर्स टू नियर टू द सॉल्यूशन बट नेवर गिव द जजमेंट। आपको मोबाइल बेचना है तो आपको नहीं बोलना है मेरे हिसाब से सैमसंग ठीक है, आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलना है। हाँ, आपका एक ब्रांडेड शॉप है, सैमसंग का आउटलेट आपने फ्रेंचाइजी लेके बैठे तो बोलना है, लेकिन आप 10 किस्म के मोबाइल लेके बैठे हो तो आप कभी भी कोई मोबाइल के बारे में, ब्रांड नेम के बारे में आप नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? आपको पता है मुझे ये ब्रांड में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन आप सोचोगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू। आपको तो खाली ये बोलना है कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि जब आप ऐसा बोलते हो कि मेरे यहाँ 100 कस्टमर आते हैं, उसमें से 80% तो ये ब्रांड, ये मॉडल चल जाता है और ये लेके जाते हैं, 20% लोग अलग से होते हैं, तो उसमें है अभी आप साहब कहाँ आपका, आप क्या क्या चॉइस है मैं कैसे बता सकता हूं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि 80% लोग ये ब्रांड परचेज करते हैं, 20% लोग ये है। अगर वो बंदे का दिमाग वो 20% में जाता है तो समझ लो कि ये बंदा की सोच ये है कि मुझे जमाने से कुछ हटके करना है, कुछ हटके करना है। फिर आप हटके वाला थियरी चालू करो कि सब हर कोई जो करता है उसमें अपने को नहीं जाना चाहिए। आपका क्या बिजनेस है? तो स्टार्ट विद द पजल। हमेशा जब एंट्री हुआ तो पजल के स्टार्ट आपका वो बंदे से पजल में स्टार्ट करो। आपका क्या बिजनेस है? आप मोबाइल का इस्तेमाल, लोग तो सेल्फी के लिए करते हैं, लेकिन आप सही में बिजनेस इंक्रीज करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल अगर करना है, सब इसमें ये फ्यूचर्स हैं। फर्नीचर का शॉप है तो साहब पूरा दिन आप ये चेयर पे बैठते हो। हमारा ये चेयर जो है, ये चेयर खाली चेयर नहीं है, इसमें बैठने से जब कंज्यूमर आता है तो इंपैक्ट एक क्रिएट होता है। तो ये सिंपल फर्नीचर नहीं है, लेकिन एक अच्छा रिटेल आउटलेट में एक मेन चेयर जो है, ये चेयर ऐसा होना चाहिए, और ये महंगा नहीं है, लेकिन इट क्रिएट्स द वैल्यू
तो इसका इम्पैक्ट आपके कंज्यूमर पे पड़ता है, ये आपको सिखाना पड़ेगा। अगर ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी शॉप में ऐसे कौन से डायलॉग क्रिएट हो सकते हैं? तो ग्रोसरी शॉप में तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इसके बारे में, ग्रोसरी शॉप में क्या है, बिना बोले बात करना है, तो इसके लिए मर्चेंडाइजिंग बहुत काम में लगता है। तो इसका डिस्प्ले में, जब वो डिस्प्ले में की बात आएगी तो मैं करूंगा। लेकिन हम क्या कर लेते हैं कि देखो, प्रॉफिट हमको मिलता है लूज बेचने में, जो भी पैक प्रोडक्ट है उसमें अपने को नहीं मिलेगा, लेकिन लूज जो है, ग्रेन्स है, पल्सेस है, अगर वो हम बेचते हैं तो हम वो बेचते हैं तो उसको कैसे हमको रखना है, उसके उसका स्टोरेज कैसा होना चाहिए, ये इतना हाइजीनिक आजकल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोरोना का माहौल में कोई भी छुआ हुआ चीज अब लोग लेंगे नहीं। और बहुत सारी कंपनियां हर रोज ऐड ऐसे ही करती हैं कि हमारा प्रोडक्ट अनटच है, तो आपको वहां पे बोलना है कि बिना टच कोई फीलिंग नहीं आती, बिना टच कोई क्वालिटी महसूस नहीं होती, लेकिन ये ध्यान रखो कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है, आपको जो आपको मिल रहा है वो टच किया हुआ नहीं है, आपको खाली सैंपल ही देना है। तो बहुत सारे बहुत पहले हम क्या कर लेते हैं, करते थे ग्रेन सब ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन अभी ग्रेन्स के सामने आपको सैंपल का एक बाउल रखना पड़ेगा जहां पे आदमी टच करके फिल कर सके, बाद में जो ओरिजिनल मटेरियल है उसको वो टच नहीं करेगा। तो वहां पे आपको लिखना है दिस इज अनटच मटेरियल, ये टच करने के लिए रखा गया मटेरियल है, तो उसको टच करने दो, बाकायदा टच करेगा कंज्यूमर। तो ग्रोसरी शॉप के लिए ये नया चीज है कोरोना के बाद। और सेल्स वाले बंदे को रिजेक्शन से नहीं डरना चाहिए। बहुत सारे जो सेल्स पर्सनल और आपके जो शॉप में जो लोग हैं, वो रिजेक्ट जो लोग करके चले जाते हैं, वो जो खामियां निकालते हैं आपकी प्रोडक्ट में, उसको आप भाव नहीं देते, तजब्बुर नहीं देते। ऐसा मत कभी करो। जब पहली बार 50% रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, तो पहली बार तो वो भी एक्सप्लोर कर रहा होता है। आप जब कंज्यूमर ने आपको रिजेक्ट किया, अगर आपका रिएक्शन गलत रहेगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो बंदा तो 4 शॉप में एक मोबाइल परचेस करना है, वो 4 शॉप में जाएगा, पहले वो शॉप वाले को देखेगा कि कौन सा शॉप वाला मुझे आफ्टर सेल सर्विस देने में सक्षम है। अगर क्योंकि कंज्यूमर भी अभी तो एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, तो डिजिटल कंज्यूमर भी हो गए हैं ना अभी, तो उनको भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो वो चेक करता है कि मुझे कौन अच्छा सर्विस देगा, कौन मुझे ईएमआई का ऑप्शन देता है। अगर कोई ईएमआई का ऑप्शन देता है तो एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करता है या नहीं करता है। अगर मेरा प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है तो इमीडिएट सेल सर्विस ये कल को, मतलब 1 घंटे में देगा, दूसरे दिन देगा, या हफ्ते के बाद देगा। कंज्यूमर को ये सब जानना होता है, और इसीलिए वो 4 शॉप में जाएगा। अगर गलती से अगर उसने आपको रिजेक्ट किया और आपने उसका रेसिप्रोकेट इतना गंदे तरीके से कर दिया, तो उसको समझ में आएगा कि अगर मैंने इधर से नहीं मटेरियल परचेस किया तो ये बंदा ऐसा करता है, अगर मैंने कर लिया होता तो ये बंदा मेरे को सर्विस नहीं देता। तो इसीलिए रिजेक्शन से डरो मत, रिजेक्शन ही कल एक्सेप्टेंस होने वाला है। ये कहीं लिख के रखो कि पहला रिजेक्शन वो ऐसा है कि अब शादी करने से पहले और मोहब्बत करने से पहले भी 2 बार लड़कियां तो ना बोलती हैं, और सही मोहब्बत करने वाला ही तीसरी बार में हाँ करवा सकता है। ये ऐसी ही चीज है। हाँ, तो ये हमको ध्यान में रखना है। गेट डीप इन देयर चैलेंजेस। कंज्यूमर के चैलेंजेस के बारे में सोचो, आपकी चैलेंजेस के बारे में मत सोचो। हम क्या सोचते हैं, हमारे सामने क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में मत सोचो। लाइक डॉक्टर, अगेन मैं डॉक्टर का एग्जांपल देता हूं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेरा दर्द कम कम होगा, उसके बारे में, और डॉक्टर भी वही सोचता है कि तेरा दर्द मैं 2 मेडिसिन में ठीक कर दूंगा, घबरा मत, वही देता है ना। तो वही सॉल्यूशन आपको इसमें देना है। बजट कम्स लेटर। हाँ, बहुत लोग गलती कर देते हैं, आपको कौन सी रेंज वाला मोबाइल दिखाऊं ये पहले पूछ लिया तो बड़ी गलती कर दी आपने। डिजिटल मार्केटिंग में हमें ध्यान रखना है, आपको रेंज के बारे में मत पूछना है, आपको पहले फीचर्स दिखाओ। बजट वाला जो ऑप्शन रहेगा कि बजट सिलेक्शन, आजकल डिजिटल वे में आप विड्थ सिलेक्ट कर सकते हो, आप पूरे स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, बाद में विड्थ सिलेक्ट कर सकते हो। तो कभी भी बजट पहले मत रखो। हाँ, कंज्यूमर का चॉइस पहले बजट से स्टार्ट होता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कंज्यूमर आके बोलता है मुझे 5,000 से 10,000 की रेंज में मोबाइल दिखाओ,
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंज्यूमर मोबाइल देखना चाहता है तो उसको पहले अच्छे 1 लाख वाले से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को भी देख के पता पड़ता है कि वो 10,000 वाला मोबाइल परचेस करने वाला है, लेकिन लाख वाला दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। फिर वो कंज्यूमर बोलेगा कि भैया मुझे तो, मेरे पास वैसे तो बड़ा वाला अच्छा वाला मोबाइल है, मुझे मेरी काम वाली बाइक के लिए लेना है। इट्स ओके, अपने को क्या है, वो खुद के लिए लिए या काम वाली बाइक के लिए लिए, लेकिन वो कभी नहीं बोलने वाला है कि मुझे 1 लाख का मोबाइल दिखाओ। तो स्टार्ट आपको हाई प्राइस से ही करना है, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उसको कभी रेंज नहीं पूछना है, उसको प्राइस विड्थ पूछो। अगर पूछना है कि बहुत कंफ्यूजन चल रहा है आपका नेगोशिएशन में, तब आपको पूछो कि मोस्ट ऑफ, आपको ऐसा बोलना चाहिए कि 80% जो मोबाइल है, अगर आपको ये 10 फीचर चाहिए तो ये 36,000 से लेके 85,000 की कैटेगरी में आते हैं। फिर बाद में आपको ब्रांड चॉइस करना होता है साहब। तो आपको ये वे में आपको जाना पड़ेगा, ये मेरे को लग रहा है। और हमेशा आपके फीडबैक लूप्स रहने चाहिए कि कोई भी कंज्यूमर आपको रिजेक्ट करके गया, कुछ परचेज करके गया, कुछ पूछ के गया, उसका फीडबैक लूप्स 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट होता है और हिडन होता है। हिडन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, और डायरेक्ट कैसे होता है। अगर कुछ लेके गया तो आपको लास्ट में एक स्टोर मैनेजर रखना ही पड़ेगा कि साहब आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई हमारे यहाँ से परचेस करने में, आपको कुछ बुरा लगा, कुछ हमको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ये पूछना बहुत जरूरी है। आप नहीं मानोगे, 95% कंज्यूमर बोलेंगे कुछ मेरे को बोलना नहीं है, सब सही था। 5 लोग बोलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन 95% जो बोल के गए हैं ना कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, वो दोबारा आने वाला है, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पूछना है, उसको अच्छा ही लगा है। 5% वाले जो कंज्यूमर है, जो बहुत डेंजर है, वो आपके ब्रांड के बारे में बाहर कुछ गलत बोल सकते हैं, वो बोलेंगे इंप्रूवमेंट के बारे में, तो आपको उनको बधाइयां देनी है, कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। साहब आपने तो हमारा अच्छा मार्गदर्शन कर दिया, चलो अच्छा कर दिया, हमारा ये इंप्रूवमेंट आप नेक्स्ट टाइम में आओगे तो देखने को मिलेगा। और वो बंदे का फोन नंबर बाकायदा नोट कर लो, मैं इंप्रूवमेंट करके साहब आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। फिर बाद में इन बिटवीन आप इंप्लीमेंट करो या ना करो, लेकिन आपने उसका वो चीज इंप्लीमेंट करके व्हाट्सएप कर दिया, वो बंदा 10 लोगों को बोलेगा कि ये रिटेल आउटलेट वाला बहुत अच्छा आदमी है, पूछता है, मैं बोलता हूं वो करता भी है। और वो जब 95% वाले जिन्होंने मना करके गए ना, उसको भी बोलेगा, तो वो बोलेगा, जब इंटरेक्शन कंज्यूमर का इंटरनल होगा ना, तो वो बोलते हैं कि हम तो पहले से ही बोलते हैं ये रिटेल आउटलेट बहुत बढ़िया है। तो ब्रांडिंग ऐसे की जाती है, यही सेंस क्रिएट करता है ब्रांड के लिए, यही जो सिंपैथी है वो ब्रांड के तरफ लोगों को आकर्षित करती है। तो ये हुआ हिडन फीडबैक। और हिडन फीडबैक में आप जब व्हाट्सएप में आप उसको भेजोगे तो वो वापस आपको थंब भेजेगा या आपको बोलेगा अच्छा किया। यही फीडबैक अपने को चाहिए। उसको शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करके 2-3 दिन में एक अच्छा थॉट भी भेजो। और व्हाट्सएप में आजकल आप बहुत सारा चीज ये कर सकते हो, आपके जो कंज्यूमर है ना उसको व्हाट्सएप या ब्रॉडकास्ट में जोड़ सकते हो, या आपके डिजिटल मार्केटिंग का कोई प्लेटफॉर्म बना है, एप्स में जोड़े हैं, तो कहीं भी उसको आप विश कर सकते हो। और विश में जो फीडबैक आता है, लोग क्वेश्चन करते हैं, उससे फीडबैक मतलब उससे आपका मार्केटिंग वहां से स्टार्ट होता है, वो ध्यान में रखो। अभी आपको एक जो प्रूवन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है उसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आपको कंज्यूमर का प्रोफाइल चाहिए, कंज्यूमर का मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ये सब चाहिए आपको। तो बहुत बार क्या होता है कि कंज्यूमर देने से मना कर देता है, और आप पूछोगे उसको दोगे तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। आप सोचोगे कि मोबाइल शॉप है, अगर उसमें कोई लड़की अगर मोबाइल परचेज करने आती है और आप उसको डार्क चॉकलेट एंट्री में ही दे देते हो, आप बातें करते करते, अगर आपने वहां पे कुछ बाउल रखा है, कोई जार रखा है, उसमें से अगर 2 छोटी वाली अच्छी वाली जिसमें चॉकलेट का फ्लेवर हो, वो अगर आप लड़की को दे देते हो तो आपका 42%
जो सेल है वो कन्वर्ट हो सकता है, ये मेरा तजुर्बा है। जो फीमेल होती है उसको चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है ये, और उसके बाद जो दूसरा फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ये सब चीज साइंटिफिकली प्रूवन जो मैंने की है वो मैं बता रहा हूं। मैंने ये इसके ऊपर जो किताब लिख रहा हूं वो हर फ्लेवर का मायना क्या है और वो क्यों है, वो बहुत सारी चीज आपको भी पता होगी। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और आप जाओगे कहीं भी, आप आइसक्रीम शॉप में जाओगे तो आप देखना कि, और आपकी इवन आपकी वाइफ को पूछ सकते हैं कौन सी आपकी फेवरेट फ्लेवर है, तो फीमेल की स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट दोनों में से फ्लेवर होती है। बच्चे की मोस्ट ऑफ चॉकलेट फ्लेवर होती है, कोको फ्लेवर होती है, और 35 से 45 वाली जो फीमेल्स होती है उसकी डार्क चॉकलेट की फ्लेवर होती है। अगर आपने ये फ्लेवर उनको ऑफर कर दी तो आपका मोबाइल ना बिके तो कोई बात नहीं, छेले लास्ट में ब्लूटूथ भी बिक जाएगा, कुछ ना कुछ बिकेगा, मेरा गारंटी है। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, आप में और कंज्यूमर में क्या चीज कॉमन है वो ढूंढ निकालो। जब आप चॉकलेट ऑफर करते हो तो चॉकलेट अगर उसने पसंद कर ली तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अगर पसंद कर ली, उसको पूछो भी बाकायदा, फीमेल कंज्यूमर है तो खास करके पूछो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मैडम प्रीफर करोगे? ये अरे लो तो सही, आप परचेस ना करो, ये ऐसे ही खिलाने के लिए रखी है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, फिर उसने अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उठाया, आप भी मेरी तरह, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मेरे को भी बहुत पसंद है, इवॉल्व द कॉमनलिटी। अगर मेल कंज्यूमर है, जेंट्स है, तो उसको भी उनकी अगर कोई आया, उनका जो मतलब स्पेक्स है या कुछ भी, उससे कुछ भी कॉमन थिंग निकालो और बोले मेरे को भी ये सब चीजें पसंद है जो आपकी पसंद है। उनको पहले घुमा दो, उनकी नजर भी फिट होने दो कि कौन से मोबाइल पे उसकी नजर ठहरती है, कौन सी चीज पे नजर ठहरती है। जहां पे नजर ठहरती है उसमें भी आप भी बताओ, आपका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट बहुत नजदीक है, ये बोलने में कोई गलती नहीं है, तो ये भी बोलो। स्पीक अबाउट पॉपुलर आइटम विथ डिस्काउंटेड प्राइस। आज के ये 4 दिन साहब अगर आप आए हो बहुत सही टाइम पे, आज आपने एंट्री ली है, 4 दिन के लिए ये इसमें डिस्काउंट कंपनी ने दे रखा है, बाकी नहीं होता है। आप सही में बहुत लकी कस्टमर को लकी बोलने से कस्टमर फील करता मैं लकी हूं। आप पहले उसको चॉकलेट दिए हैं, अभी वो लकी भी है, तो बहुत सारी बात वहीं बन जाती है। और मैंने आगे भी बोला कि स्टार्ट विथ पजल। अभी आप इफ यू आर इन बेकरी बिजनेस तो क्या करोगे? बेकरी में हैं आप, तो मेरे हिसाब से आपको छोटे छोटे गुलदस्ते रखने चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या कैसे भी हो। लेकिन आप अगर कोई फीमेल बेकरी आइटम परचेस करने आती है और उसको एक छोटा सा बनाया हुआ, एक छोटा सा नन्हा सा फ्लावर मिल जाता है और एक ऐसा पिक्चर मिलता है जहां पे वो सेल्फी या उसको फोटो लेके वो कुछ उसमें मोबाइल में इस्तेमाल कर सके, या आपकी शॉप में ऐसा कोई सेल्फी पॉइंट हो जहां पे वो रोमांस वाला सीन क्रिएट कर सके, तो वो करो। बेकरी वालों के लिए वो बहुत जरूरी है। अगर बेकरी वाला ये चीज करे, क्योंकि आपकी पेस्ट्री, आपकी कुकीज, जो चीजें हैं वो अल्टीमेटली लोग जब रिलैक्सिंग मोड में, रोमांटिक मोड में होते हैं तब खाते हैं। इसीलिए वो प्रोडक्ट के साथ रोमांस को जोड़ना, फ्लावर को जोड़ना बहुत जरूरी है। और बेकरी का इंटीरियर जब बनाओ तो उसमें भी बहुत सारे रोमांटिक कैरिकेचर और फ्लावर के सिंबल रखना जरूरी है। आपकी जो पेस्ट्री की जो भी ट्रे है उसके अगल बगल में भी अगर हो सके तो फ्लावर्स रखें। जो आपकी डेकोरेटिव केक्स हैं उसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन करने वाली जो पेस्ट्री है उसमें बाकायदा फ्लावर और रोमांस दिखाए, तो वो बिकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बहुत सारी ऐसी ग्रेन्स और पल्सेस में आप बोल सकते हो कि ये चीज ऑर्गेनिक है, ये चीज बहुत ऑथेंटिक है, तो उसमें स्कैरसिटी मैडम बहुत रहती है। ये मोबाइल पीस मेरे पास अभी 4 पीस बचे हुए, बोलो सब बिक गए हैं, ये 4 पीस का मैं भी शायद अभी 2 दिन में निकल जाएगा, ऐसे मेरे को लग रहा है। व्हेन यू टॉक अबाउट द स्कैरसिटी, कंज्यूमर आकर्षित होता है
परचेस करने के लिए। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो कंज्यूमर क्या देख रहा है आपकी शॉप में, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका कमिटमेंट, आपकी सिमिलरिटी, और आपने उसको कॉम्प्लीमेंट्स क्या दिए, और आपने उसके साथ सहयोग किया ये जो निचले वाली लाइन है ना, कंसिस्टेंट, कमिटेड, सिमिलरिटी एंड यूज कॉम्प्लीमेंट्स एंड कोऑपरेट, ये चीज काम में लग जाएगी आपको। अभी हम बात करते हैं रिटेल साइकोलॉजी के ऊपर। ये बातें अभी तक हमने की। आप अगर सेल्स पर्सनल हो तो आप क्या करोगे, लेकिन अभी आपकी शॉप में आप क्या करोगे? तो आप शॉप में क्या करोगे? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल साइकोलॉजिस्ट, टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग हाउ टुडेज कस्टमर हैव चेंज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस चेंजेस। पहले तो पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी सही होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पर्सनालिटी सही होनी चाहिए। डिस्प्ले खुद अपने आप में एक पर्सनालिटी क्रिएट करता है, और जेंडर डिफरेंसेस है तो उस हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। जेंडर आपके मतलब आपको पता होना चाहिए आपकी शॉप में 60% फीमेल कंज्यूमर है या 60% मेल कंज्यूमर है। फीमेल कंज्यूमर है तो आपको सही में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेल कंज्यूमर है तो यू आर लकी गाय कि आपका रिटेल आउटलेट लकी है कि 60% मेल कंज्यूमर है, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। कंपल्सिव शॉपर्स मतलब वो आपको यहाँ लेना ही लेना, मतलब सालों से आ रहे हैं, लेना ही लेना है। और हैबिचुएशन, बहुत सारी चीज है, उनको आदत लग चुकी है आपकी। और कंज्यूमर का एक सेल्फ एस्टीम और ट्रस्ट, ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए आपका डिस्प्ले मर्चेंडाइजिंग कैसा होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो पीपल टुडेज आर डिफरेंट। जब आते हैं ना शॉप में, पहले 2 साल पहले वो रिलैक्स मूड में आते थे, लेकिन आजकल 60% लोग एकदम जल्दी में आते हैं और एकदम स्ट्रेस में होते हैं। तो जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपको पहले तो उसका स्ट्रेस रिलीज करना है। अगर स्ट्रेस में है और आपको उसको मतलब उसको मजाक कर लिया उसके साथ, तो कभी वो चिढ़ भी जाएगा। यू हैव टू वेरी टैक्टफुल है उसको, मतलब वो ट्रिक करना बहुत मुश्किल वाला काम। तो स्ट्रेस में आता है तो आपका डिस्प्ले बहुत कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से तो दिक्कत आ जाती है। बोलने से मतलब हमको लगा कि चलो स्ट्रेस में उसको रिलीज करते हैं, तो बोल दिया मेरी मजाक को उड़ाता है, तो कभी वो चिढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट उसके सामने दिख जाएगा, उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसका लेबलिंग, उसका डिस्प्ले ठीक होगा, तो आपको बोलने की नौबत नहीं आएगी। आज का कंज्यूमर लेस पोलाइट है, तो वो चिढ़ के आए हैं, आप टेंशन मत लो, चिढ़ा हुआ है तो लेस पोलाइट है। आज का कंज्यूमर 2 साल पहले था, उसके सामने पोलाइट नहीं होगा। और जो रिलैक्स मोरालिटी है, तो जब आएगा तो बहुत रिलैक्स होता है, और तब आपने उसको हरी में मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी समझा दिया और भगा दिया तो भी लोचा है। फिर डोंट ट्रस्ट कंपनीज, स्टोर्स, स्टाफ और ईच अदर। अभी वो बहुत होशियार हो गया है, वो कंपनी पे भरोसा नहीं करता है, स्टोर पे भरोसा नहीं करता है, स्टाफ पे मतलब भरोसा टूट चुका है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। तो आप जो लिखोगे और दिखाओगे, अभी हमने एक्सरसाइज किया है, हम जो दिखाएंगे और साथ में लिखा रहेगा, वो साथ में सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा, वही चीज काम में होने वाली है। जल्दी गुस्से होता है, और वो लॉयल्टी अगर अदा करेगा तो उसके सामने कुछ मांगेगा कि मैं इतने सालों से तुम्हारे यहाँ आ रहा हूं, कुछ देते तो नहीं, मेरे आप मेरा फिक्र नहीं है आपको, बोलेगा। हर बार उसको लॉयल्टी वो साबित करेगा। पहले वाला क्या था कंज्यूमर, आप लोग कुछ इवेंट होते थे तब कुछ दे देते थे कि तुम आप लॉयल हो इसलिए हमारी ओर से ये गिफ्ट है। अभी वो हर बार लॉयल्टी की कीमत अदा करेगा, और आपको ये निकालना पड़ेगा लॉयल्टी, चाहे आप फ्लावर के रूप में दो या कुछ डिस्काउंट के रूप में दो, या आप ऑनलाइन अगर उसके यहाँ आदमी भेज दोगे कि आपको कुछ बोलना बस मेरे को फोन करके बोल दो, मेरा आदमी आ जाएगा। लॉयल्टी अदा करने के लिए बहुत सारे आपको जो जेस्चर है या एक्शन है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। और आज का कंज्यूमर को हॉट एंड नाउ, अभी चाहिए, गर्मा गर्म चाहिए और अभी चाहिए, मतलब ऐसा ही आएंगे अभी। और अभी जो है ना शॉर्ट टर्म हेडोनिज्म, इसको बोलते हैं सेल्फिशनेस फॉर पर्सनल प्लेजर, खुद की खुशी के लिए वो सेल्फिश बंदा है। अभी का कंज्यूमर ऐसा है। हाँ, तो उस हिसाब से आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट जो लर्निंग्स है वो ये है कि ह्यूमन रेजिस्ट टू चेंज,
तो आपको दिखा के बोल के चेंज नहीं कर पाओगे, इसको लिख के दिखा के करना पड़ेगा। तो टीवीसी काम करेगा, पोस्टर काम करेगा, उसका राइट ब्रेन एक्टिव करना पड़ेगा। और राइट ब्रेन एक्टिव करने के लिए बहुत सारी थियोरीज है, आप गूगल में भी देख सकते हो। हाँ, तो वो भी है। और उसके लिए बाकायदा पूरे दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 1 घंटे में वो नहीं होता है। राइट ब्रेन क्रिएट करने की थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं। जब स्टोर में बंदा आता है तो पिक्चरल फॉर्म में उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उसका एक साइकोलॉजी का पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है। और कंज्यूमर जो आता है वो बोलते हैं, वो जब बोलता है तो लिसन बिटवीन द लाइंस, वो आपको समझना है वो क्या अंदर से कहना चाहता है। तो माय फाइंडिंग्स ऑन रिटेल साइकोलॉजी ये है कि सक्सेस ऑफ रिटेलिंग इज बेस्ड ऑन एंथ्रोपोलॉजी, नॉट ऑन साइकोलॉजी और मार्केटिंग। आप कंज्यूमर के बारे में आपने क्या स्टडी किया है, वो कंज्यूमर कौन से एरिया से आता है, उसका ग्रुप क्या है, उसके मतलब उसका बोलते हैं ना पूरा प्रोस्पेक्टिंग एंड सस्पेक्टिंग, वो काम में आएगा साइकोलॉजी और मार्केटिंग से पहले। क्योंकि मैं अगर सूरत में हूं तो सूरत के 7 जोन है ना, हर जोन का साइकोलॉजी अलग है। तो आपका स्टोर का लोकेशन कौन से जोन में है और वहां पे कौन से वाले लोग रहते हैं, तो हम आगे जाके देखेंगे कि आपका स्टोर कौन से लोकेशन पे है और वहां पे कौन सी एंथ्रोपोलॉजी काम करेगी। वो बहुत मायने रखता है। दूसरा, मैंने एक इवेंट मतलब ये जो एक्सप्लोर किया है कि लाइट पर्पल कलर इज स्टिमुलेटिंग कंज्यूमर्स फॉर मोर स्पेंडिंग। जो चीज नहीं बिक रही है उसका बैकग्राउंड लाइट पर्पल कलर में रखो। जहां पे कंज्यूमर जेब में हाथ डालता है उस वो अगल बगल की वॉल जो है या उसका वॉल पेपर है वो लाइट पर्पल कलर का होना चाहिए। अगर वो है तो कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करता है, वो मेरा रिसर्च है। आप करके देखिए और मुझे फीडबैक देखिए। और ये असाइनमेंट रहेगा कि लाइट पर्पल कलर सब रिटेलर्स जहां पे कंज्यूमर स्पेंड करता है, जहां पे आपने, अगर आपकी ऐसी कोई शॉप है जहां पे आपने बहुत सारी चीजें लूज में छोड़ रखी है, ग्रोसरी शॉप है तो ग्रीन वेजिटेबल्स अपने रखे हैं, हाँ, तो वहां पे भी लाइट पर्पल कलर होना चाहिए। क्यों? वहां पे कंज्यूमर, बहुत सारी फीमेल है ना, वो ब्रिंजल को ऐसे घूम घूम के देखती है, तो जब घूम के देखती है ना उसको बैकग्राउंड लाइट पर्पल दिखना चाहिए। और वहां पे लाइट पर्पल में आपका कोई स्टोर का फ्री वाला स्कीम है या डिस्काउंट वाला स्कीम है वो वहां डाल दो। जहां पे आप लूज में वेजिटेबल रखे हो वहां पे फ्री का बैनर लगाओ या डिस्काउंट वाला बैनर वहां पे लगाओ। जहां पे फीमेल पिकिंग करती हैं, सब्जियां चुनती है, वहां पे फ्री वाला डिस्काउंट वाला बैनर होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है, सब पैक में है, तो लाइट पर्पल कलर में। और जो अनमूविंग प्रोडक्ट है उसको बाकायदा लाइट पर्पल कलर का बैकग्राउंड दे दो, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो कि पूरा शॉप लाइट पर्पल कर दो, ऐसा मत करो। मैं आगे एक प्रोग्राम किया तो एक बंदे ने पूरा उसका शॉप लाइट पर्पल कर दिया, बोलता है अंदर आके स्पेंड ही स्पेंड करेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा शॉप उठा के लेके जाए, पूरा शॉप लाइट पर्पल कर दे, नहीं। जो चीज मूव करनी है उसको लाइट पर्पल में रखो, और जहां पे कंज्यूमर जेब में हाथ डालता है और जहां के कंज्यूमर पेटीएम में क्लिक करेगा वो जगह लाइट पर्पल में होनी चाहिए। आप एक स्टडी देखो, बहुत सारे ऑनलाइन वाले बंदे हैं, ये पेटीएम जो है उन्होंने तो ये रिसर्च नहीं किया था, लेकिन उनका जो कलर है वो नियर टू लाइट पर्पल है, आप देखो। और आज जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है इसमें छोटे दुकानदारों में पेटीएम ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। भारत पे है, सब कुछ है, लेकिन पेटीएम क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ दे आर नियर टू लाइट पर्पल कलर। ये रिसर्च का बेसिक फंडा मैंने अभी बता दिया। मैंने ये रिसर्च 10 साल पहले की हुई है और बरकर भाई के प्रोग्राम में मैंने ये बोला हुआ है, बाकायदा इट्स प्रूवन। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपका शॉप है तो वो जनरली शॉप नियर टू बैंक वो नहीं होना चाहिए। ये अगर आपको 10 लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करना है और बगल में कोई बैंक है तो बैंक वाला लोकेशन, बैंक के बगल बगल में शॉप मत परचेस करो।
बैंक के अगल बगल में होता ये है कि बंदा बैंक को देखता है, उसके विंडो को देखता है और आगे निकल जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये कभी मत करो। दूसरा मेरा रिसर्च है, 95% ऑफ कंज्यूमर्स राइट साइड में देखते हैं। तो आपका शॉप का जो डिस्प्ले होगा, वो शॉप का ये जैसे दो हैंड है, मैं अभी बैठा हूं, मेरा राइट हैंड ये है, तो मेरा ये राइट आइज है ना, कभी भी मेरा आप देखोगे मेरा प्रेजेंटेशन में भी मेरा मुंह ऐसा गया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। आप ये भी आप साइकोलॉजिकली मेरा देखते देखते आप बात देखते जाओ। कोई फिल्म देखते हो ना, फीचर फिल्म, मैं चंकी पांडे को मिला था। तो चंकी पांडे को जब मैं मिला, मेरा बात हुआ, तो मैंने बताया कि आपकी ये वाली फिल्म सक्सेस हुई थी क्योंकि आपकी एंट्री राइट साइड पे थी। बोलता सही है। मैं बोला जब भी आपकी एंट्री राइट साइड से होगी ना, तो आप का फोकल पॉइंट लोगों का ज्यादा रहता है। तो कभी भी आप स्क्रीन पे भी हो तो राइट साइड से एंट्री करो। और फिर मैंने 4-5 पिक्चर के उनके एग्जांपल, मैं अभी तो फिल्म भूल गया क्योंकि 5 साल पुरानी बात है जब मैं उनको मिला था बॉम्बे में। तो मैंने जब बताई फिल्में, तो बोले बाकायदा सही में आपका बात सही है कि जब राइट साइड से एंट्री है तो वहां पे मेरे को ज्यादा तजुर्बा मिला है। तो ये मेरा रिसर्च है कि 95% लोग ये राइट साइड देखते हैं, 5% लोग लेफ्ट साइड में देखते हैं। और वो 5% जो लेफ्ट में देखते हैं ना, वो टेढ़े होते हैं, समझ लेना। अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, कोई बंदा लेफ्ट में एंट्री लेता है लेफ्ट में मुंह देख के, तो वो कंज्यूमर टेढ़ा ही होगा, समझ लेना। उसको कैसे हैंडल करना मैंने आगे बता दिया है। दूसरा ये ध्यान में रखो कि कंज्यूमर, आपका आउटलेट ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर को पता नहीं पड़े कि वो अंदर आ चुका है। वो बाहर से ही इतना सारा कम्युनिकेशन होता है, वो बाकायदा रिटेल शॉप में आ गया, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि अभी मेरे को मेन एंट्री लेनी बाकी है। तो आपका एंट्री पॉइंट ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे इतनी स्लाइड बढ़ जाएगी, मैंने इसलिए फोटोग्राफ्स मैंने नहीं रखे हैं, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं फोटोग्राफ लास्ट में दिखाऊंगा। तो आपका डिस्प्ले ऐसे होना चाहिए। अंदर आने के बाद कभी भी कंज्यूमर को ये शोल्डर या बैक कहीं टच नहीं होना चाहिए, वॉल पे टच नहीं होना चाहिए, या कुछ चीज पे टच नहीं हो जाना चाहिए। अगर वो टच हो जाता है तो उसका दिमाग घूम जाएगा, वो कभी भी शॉप के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। 95% मैंने ये देखा है कि कंज्यूमर के पीछे बैक में कुछ टच उसने कर लिया तो वो कंज्यूमर बैक हो जाता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 किस्म के डिस्प्ले है। पहला वाला जो डिस्प्ले है वो हाई कॉस्ट आइटम्स पहले है, दूसरा है मीडियम कॉस्ट, तीसरा है लो कॉस्ट। दूसरा वाला है उल्टा है पूरा, लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, हाई कॉस्ट। तीसरा वाला है हाई कॉस्ट पहले है, बीच में लो कॉस्ट है, तीसरे में मीडियम कॉस्ट है। चौथा वाला उससे पूरा उल्टा है, हाई कॉस्ट में बीच में आ गया, लो कॉस्ट पहले है, मीडियम कॉस्ट लास्ट में है। तो ये 4 किस्म के डिस्प्ले हो सकते हैं। अभी कौन सा डिस्प्ले कहां पे लगाए? चारों डिस्प्ले सही है और चारों डिस्प्ले गलत नहीं है। ये आपके नोट पैड है सामने, अगर तो उसमें थोड़ा लिख के भी रखो तो आपको समझ में आएगा कि ये 4 किस्म के डिस्प्ले है। लेकिन अगर आपका शॉप कौन से एरिया में है, वो एरिया के हिसाब से ये डिस्प्ले का स्टाइल लगेगा। 1 नंबर का लगाना है, 2 नंबर का लगाना है, 3 नंबर का या 4 नंबर का, कौन सा वाला डिस्प्ले लगाना है। तो अगर आपका शॉप हाई डेंसिटी शॉप पॉपुलेशन और हाई डेंसिटी पॉपुलेशन फ्लो, हमारा सूरत में जो बरकत भाई का एसके मसाला वाला जो शॉप था चौटा बाजार में, वहां पे बहुत सारी शॉप है, इतनी सारी शॉप है और लोग भी ज्यादा है। इसका मतलब दुकानें भी ज्यादा है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो उसमें जो डिस्प्ले लगेगी वो ये लगेगी, हाई वाली पहले लगेगी, मीडियम वाली बीच में लगेगी, लो वाली बाद में लगेगी। तो डिस्प्ले स्टाइल आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, हाई से लो की ओर होगा। लेकिन आपका शॉप ज्यादा है और लोग कम है, 15, 20, 25 दुकानें साथ में हैं और कंज्यूमर फ्लो वहां पे कम है, तो वहां पे लो
मिड और हाई, असेंडिंग ऑर्डर में आपका डिस्प्ले होगा। और जब दुकानें कम है और लोग ज्यादा है तो आपका हाई, लो एंड मिड वाला डिस्प्ले लगेगा। अभी लास्ट वाला कि 2-3 शॉप है और कंज्यूमर भी कम है, तो आपका डिस्प्ले जो सस्ती चीजें है आगे रहेगी, बीच में हाई वाली रहेगी और लास्ट में मीडियम वाली रहेगी। ये लिख लो आप, यही प्रिंसिपल, ये बेसिक प्रिंसिपल है। और ये रिसर्च करने में मुझे 2 साल लगे हैं। ये 4 लाइन है ना, ये करने में मुझे 2 साल लगे हैं, जो मैं आपको रेडीमेड दे रहा हूं। तो हमने यहाँ पे देखा कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द रिटेलर, population density, display in the shelves, attraction of the shelves, display related salesmanship, integrated communication of the owner, sales personnel and display communication। अभी हमने डिस्प्ले कैसे होना चाहिए वो तो बात बोल दी, लेकिन शेल्फ में डिस्प्ले कैसे होगा उसकी कुछ फोटोग्राफ्स अभी मैं दिखाऊंगा। सेल्फ से आप कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट करोगे वो मैं दिखाऊंगा। जो आपने डिस्प्ले किया है उस हिसाब से ही आपकी सेल्समैनशिप होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डिस्प्ले कुछ और किया और है और बता कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ओनर जो बोलेगा वही सेल्स पर्सनल बोलेगा और डिस्प्ले में भी वही बात लिखी होनी चाहिए। बहुत सारी जगह ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो ये ध्यान में रखो। आपका जो सोशल क्लास है, आपका कंज्यूमर है, उसको जानने के लिए हाई इनकम ग्रुप है, हाई मिडिल इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, मिडिल लोअर इनकम ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप है, कंबाइंड फैमिली वाला है या न्यूक्लियर फैमिली है, 2 बंदा वाला है, मतलब हस्बैंड वाइफ वाला फैमिली है तो न्यूक्लियर फैमिली है, कंबाइंड फैमिली जॉइंट फैमिली वाला है। देखो ये इस हिसाब से अलग अलग आपको बात करनी है। डिस्प्ले कुछ भी है, दोनों कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। देखो डिस्प्ले से क्या होता है, डिस्प्ले से पहले तो कंज्यूमर के दिमाग में एक आपका शॉप में परचेस का प्लानिंग सेट होता है। आपको साइकोलॉजिकल एक प्रूवन चीज है कि 80% कंज्यूमर आपकी शॉप में आने से पहले उनका जो प्लानिंग है ना, मोटा मोटा प्लानिंग होता है, कोई एकदम एक्यूरेट प्लानिंग नहीं होता है। लिख के रखो, 80% कंज्यूमर बिना प्लानिंग आते हैं। आपका स्टोर का एम्बिएंट ही उसको प्लानिंग फेज में लेके जाता है। तो इसीलिए प्लानिंग कहां होती है, आपके स्टोर में होती है। उसकी मोटी मोटी प्लानिंग उसने करके आया है, लेकिन एक्यूरेट प्लानिंग और एग्जैक्ट प्लानिंग आपके स्टोर में होने वाली है। तो आपका डिस्प्ले प्लानिंग क्रिएट कर सके ऐसा होना चाहिए। प्लानिंग में क्या क्या चीज आती है? प्लानिंग में पहले तो फ्यूचर्स, तो फ्यूचर वाला एक स्लाइड होना चाहिए। एडवांटेजेस हमारे स्टोर के कमिटमेंट्स, सेल्स एंड सर्विसेज, और हमारा स्टोर डिस्काउंट सबसे ज्यादा देता है, वैल्यू फॉर मनी ज्यादा देते हैं। अब देते हो ना देते, लेकिन लिखो हम ज्यादा देते हैं। एक जो बंदा आपका जो सेल्स पर्सनल है, मैंने आगे बताया था, जो एक्सप्लेन करने को आएगा वो बक्कल होगा कि ये एक्सपर्ट है। मैं बहुत बार देखता हूं जब गार्डगेट्स परचेस करने जाता हूं तो मुझे जो पता है उससे कम सेल्समैन को नॉलेज होता है। तब ये चीज हो जाती है कि मैं बिना परचेस किए आ जाता हूं। तो आपके सेल्स फोर्स को ट्रेनिंग का बहुत आवश्यकता है। आपका डिस्प्ले अट्रैक्ट करता है उसकी नीड्स को, और वो उसके थ्रू ही उसका प्लानिंग होता है। क्योंकि प्लानिंग में नीड्स एंड वांट्स नहीं थे, अभी वो डालेगा। उसकी नीड्स मोबाइल की नहीं थी, एक मोबाइल से काम चल जाएगा। लेकिन आपको इसको समझा दिया कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं, आपका बैंक अकाउंट वाला मोबाइल अलग से होना चाहिए, और सोशल मार्केटिंग का बिजनेस करना है तो उसका मोबाइल अलग होना चाहिए। तो आपने बातों बातों में उसकी नीड्स क्रिएट कर दी। लेकिन ये आपको तब पता पड़ेगा जब आपने सही डिस्प्ले, सही कम्युनिकेशन किया होगा। आपने एक मोबाइल में रखा होगा कि आज के जमाने में डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा टूल्स के लिए ये मोबाइल है,
सेफेस्ट मोबाइल ये है, तो आदमी सोचेगा कि सेफेस्ट मोबाइल, अगर मुझे बहुत बड़े ट्रांजैक्शन करने हैं तो मुझे आईफोन लेना है, लेकिन मेरे कंज्यूमर के साथ मुझे सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो मुझे एंड्रॉइड बेस्ड कोई अच्छा वर्जन लेना है। तो ये मैं आपको सेगमेंटेशन, ये डिजिटल सेगमेंटेशन का एक अलग से चैप्टर है। जैसे हम सेगमेंटेशन के बारे में मार्केटिंग में पढ़ते हैं, तो डिजिटल सेगमेंटेशन अभी अलग हो चुका है, डिजिटल कमोडिटी अलग हो चुका है। तो व्हेन कस्टमर्स एंटर्ड, he and she got posture of the product in the mind which helps in sales। तो आपका है जो आधा सेल है ना वही हो गया, उसका दिमाग में वो आया, लेके ही आया है, तो उसका आधा सेल वही खत्म हो गया आपका डिस्प्ले और आपकी बात से। देन वी मे ऑब्जर्व कंज्यूमर बिहेवियर फ्रॉम इट्स आईज ऑन डिस्प्ले। अभी आप देखो कौन से डिस्प्ले पे उसकी आई जा रही है, और जो मैंने सेल्स के साइकोलॉजी में जो सिखाया वहां से आपकी साइकोलॉजी वापस स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिए मुझे यहाँ पे ये एक डिस्प्ले है, मुझे बेचना है कैमल सिगार। तो मैंने इधर पे क्या किया है कि दोनों के टैग लगाए हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि टैग में मैंने कैमल को हाईलाइट ज्यादा किया है। तो यहाँ पे नतीजा ये होगा कि ये लोअर टू हाई कैटेगरी भी रखा है मैंने, एंट्री में लो कैटेगरी रखा है, बेसिक सिगार पे इसका ध्यान जाएगा, फिर वो जाएगा कैमल सिगार के ऊपर। कैमल सिगार का डिस्प्ले बड़ा है तो इसका इम्पैक्ट भी बड़ा है। कैमल सिगार का डिस्प्ले में आप देखोगे कि बेसिक सिगार और कैमल सिगार में दोनों में सेल्फ है, दोनों में एक सी लाइन लगी हुई है, लेकिन कैमल सिगार के ऊपर का जो पोस्टर है वो स्क्वायर में है और वो बड़ा इम्पैक्ट यहां पे डाल रहा है, उसके जो फॉन्ट है वो बड़े हैं। हाँ, बेसिक सिगार वालों ने सोचा है कि उसका सिगार का पैकिंग ही डिस्प्ले में दिखे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिगार का पैकेट तो सेल्फ में दिख रहा है ना, तो वापस डिस्प्ले में वही पैकेट को इस्तेमाल करना गलत है। कैमल वालों ने इधर क्या किया है कि सिगार का पैकेट रखा है और उसके ऊपर कैमल, बड़ा सा कैमल बता दिया है। ये कैमल सब कॉन्शियस माइंड में चला गया है। प्राइस वाइज देखोगे तो शॉपकीपर स्मार्ट है, उसका कैमल वालों से साथ रिश्ता अच्छा है, उसने सोचा मुझे कैमल ही बेचना है। डॉलर इस यहाँ पे 4.69 है, और आप देखो नीचे एक रेड कलर का स्ट्रिप है। ये रेड कलर का स्ट्रिप जो है उसमें उसने विंस्टन करके लिखा है। मुझे पता नहीं है वो क्या डिस्प्ले करना चाहता है, लेकिन हम यहाँ अपनी एक अच्छी चीज लिख सकते हैं या कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन हम सीखते सेफेस्ट वे टू स्मोक। अगर आपने ये लिख दिया, अभी स्मोकिंग कभी सेफेस्ट हो ही नहीं सकती, लेकिन आपने यहां पे लिखा सेफेस्ट वे ऑफ स्मोकिंग, तो ये टैगलाइन यहां पे चल जाएगी। तो हाई कॉस्ट पे हमने बेच दिया, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में लो प्राइस रखी, लेकिन हमने बेची है हाई कॉस्ट वाली प्रोडक्ट। तो ये है डिस्प्ले का। अब मैं बहुत थोड़े मोटे मोटे 2-3 एग्जांपल दिखाता हूं। इसके पर पूरी 200 पन्ने की खाली डिस्प्ले वाली किताब मैं बना रहा हूं। अभी यहां पे आप देखो 2 प्रोडक्ट साथ में रखी हुई है, विंस्टन भी बहुत चलती है और कैमल भी बहुत चलती है। मैं तो शॉपकीपर हूं, मैंने आगे बताया मैं कभी किसी को जजमेंट नहीं दूंगा कि कैमल लो या विंस्टन लो, मैं कभी जजमेंट नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, कंज्यूमर को सॉल्यूशन के नजदीक आके छोड़ दूंगा, फिर मैं उसका दर्द समझूंगा, फिर मैं उसकी आईज में देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि उसको कहां जाना है। मैं जब बोल रहा हूं कि सेफेस्ट वे टू स्मोक, तो कैमल में मेंथॉल फ्रॉम नेचर लिखा है। आप देखो
राइट साइड में कैमल का डिस्प्ले है, उसके ऊपर लिखा है मेंथोल फ्रॉम नेचर। तो आप देखो, मेंथोल तो हेल्थ को बेनिफिट करता है, तो खाली यहाँ पे सेल्स पर्सनल ने बोल दिया, इसमें वैसे तो कुछ है नहीं, मेंथोल हेल्थ को अच्छा है, हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा रहता है, बाकी विंस्टन भी कोई बुरा चीज नहीं है। अभी भी देखो, मुझे बेचना कैमल ही है, और मैं कैमल कॉम्पिटिटर के बगल में रख रहा हूं। पेप्सी और कोक को साथ में रखो, ऐसी वाली बात हो गई। अगर दोनों को साथ में रखते हो, कंपनी, हम रिटेलर को तो दोनों दोनों लोग कमीशन देते हैं, लेकिन मुझे क्या बेचना है उसका टैगलाइन मैं डिसाइड करूंगा, तभी तो रिटेलर का ब्रांड बनता है। ये स्पेशल टैग्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, ऊपर से नीचे, मतलब स्टार्टिंग में मैंने कोई टैग ही नहीं लग रखा, सब टैग निकाल दिए। कैमल को बेचना है तो कैमल का टैग बड़ा से मैंने रख दिया, और ऊपर से नीचे तक कैमल का टैग लगा है मैंने, बाकी के सब प्राइस टैग मैंने निकाल दिए। इसका मतलब ये स्पेशल मेंशन हो गया। बहुत सारे स्टोर में मैं देखता हूं कि हर प्रोडक्ट को प्राइस टैग लगा देंगे, तो लगाओ ना, छोटा वाला लगाओ। जो चीज बेचना है ना, उसको स्पेशल अटेंशन के लिए बड़ा वाला टैग लगा दो, उसका अटेंशन चेंज हो जाएगा। कभी आपने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। मैंने आगे बताया, यहाँ पे देखो, फ्री का जो ऑब्जर्वेशन है, फ्री जो आपको फ्री का जो भी एडवर्टाइजमेंट करना है, यहाँ पे मैंगो, ऑरेंजेस जो भी रखा है, वहां पोस्टर जो लगे हैं, आप देखो कि फ्री वाले वहीं लगने चाहिए। दूसरा, जो चीज मूव नहीं हो रही है आपकी, नहीं बिक रही है, मैंने लाइट पर्पल कलर का तो दिया, लेकिन जो नई पैक प्रोडक्ट भी अगर मूव नहीं हो रही ना, उसको लूज प्रोडक्ट के साथ रख दो बगल में, तो वो पीक हो जाएगी, वो मूव होने शुरू हो जाएगी। इसको बोलेंगे पुअर डिस्प्ले। क्या पुअर है इसमें? पहले तो शेल्फ में जगह बनी हुई है, जगह है, देखो आप, ये कूल लिखा है, इसके बगल में जगह है, खाली है। कूल के ऊपर सब जगह खाली है। जो शेल्फ है ना, ये लेफ्ट वाला जो शेल्फ है, और नीचे तो देखो पूरा शेल्फ खाली है। सेल्फ में आपको जो ऊपर से स्टार्ट करना है, जो आई कांटेक्ट में आती है ना, वो चीजें आपको उसमें भी ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे में जो आपको बेचना है ना, वो ऊपर रखो। जो आपको कम मार्जिन देता है उसको नीचे रखो। जो एकदम नीचे खाली वाला स्टेयर है ना, वो जहां पे हमको नहीं बेचना है ना, वो चीज रखो। आप क्या करते हो, उसका वजन देखते हो, हैवी वाली चीज है ना नीचे रखते हो। ऐसा मत करो। बड़े पैकेट्स हैं, जिसका 5 kg 2 kg वाले पैकेट है ना, वो ऊपर रखो, वो डिस्प्ले ज्यादा देता है। उस वही पैकिंग का नीचे रखो, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम मिलने वाला है, डिस्पोजल कम होने वाला, बिजनेस कम होने वाला है। बगल में वापिस एक सेल्फ बनाओ कि बड़ा वाला पैकेट, छोटा वाला पैकेट, उसमें फिर मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो वो दोनों बनाओ। और शेल्फ में कभी भी स्पेस मत रखो। अगर आपने सब बॉक्सेस ऐसे सीक्वेंस में रखे, एक के बाद एक के बाद एक रखे हैं, लेकिन पीछे आगे वाला पैकेट चला गया, तो पीछे वाला पैकेट सेल्समैन को आगे लेके आना चाहिए। कभी भी सेल्फ खाली दिखना नहीं चाहिए, ये दिमाग में रखो। और आपका हाई डेंसिटी शॉप है तो बाहर ही ऐसा लगा दो कि एंट्री डिस्प्ले आपको एंट्रेक्ट करे, लो प्राइस से पूरा थप्पा लगा दो। जैसे बहुत माल बिक रहा है, इतना थप्पा लगा दो, इतना थप्पा लगा दो ये प्रोडक्ट का बाहर, और अंदर आप उसको देखोगे तो ये क्लास सिगार के या इसके जो भी रखा है प्रोडक्ट, बहुत कम दिखेगा अंदर। फिर अंदर आपको जो माल बेचना है उसका टैग बड़ा कर दो, लेकिन बाहर इतना सारा डिस्प्ले करो, इतना सारा डिस्प्ले करो, जैसे ये प्रोडक्ट बेचनी नहीं है, आपको खाली डिस्प्ले करनी। हाँ, तो आप डिस्प्ले में कंपनी से भी पैसा कमा सकते हो, कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर सकते हो, और मन चाहे प्रोडक्ट अंदर से बेच सकते हो। ठीक है। आपके स्टोर के टाइमिंग और एडवर्टाइजमेंट हमेशा होना चाहिए। आपका देखो यहाँ पे रेड में एंट्री है, और टाइमिंग आपका होना चाहिए। टाइमिंग इज रिक्वायर्ड। आपका
स्टोर का टाइम, इतने बजे स्टोर खुलता है, इतने बजे स्टोर बंद होता है। डिजिटली आप कितने टाइम अवेलेबल हो वो भी आजकल आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, हो सके तो ओपन एंड क्लोज आप नियॉन साइन में करो। जब छोटा आउटलेट हो और तो डिस्प्ले बड़ा करो। आप देखो पूरा थप्पा लगा के बैठो और थप्पे जो प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर एकदम छोटा सा स्टूल, वहां पे अपनी कंफर्ट चेयर नहीं लगेगी, वो लगा के बैठो। ऑलवेज नियॉन साइन इस्तेमाल करो और बड़ी ब्रांड के नीचे आपका कैंपेन नियॉन साइन लगाओ। कम्युनिकेट क्या करना है, वी प्रोवाइड फ्रेश मटेरियल देयरफॉर प्लीज सी द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। हम ही बोलेंगे, कंज्यूमर वो देखता ही है मैन्युफैक्चरिंग डेट, इससे अच्छा हम ही बोले कि मैन्युफैक्चरिंग डेट के पता करो। तो सेल्फ लाइफ में बोलेगा इसका 2 दिन बाकी है, बोला हाँ 2 दिन बाकी है तभी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वही बोलना चाहता कि अभी दिक्कत नहीं है। तो जो चीज कंज्यूमर देखता है उसको आप डिक्लेयर कर दो। ये सब मैंने बोल दिया। और कैरी बैग देने में चिंगूसाई मत करो, 4 लो लेकिन बड़ा वाला रखो। बड़ा वाला कैरी बैग ही आपका एडवर्टाइज करता है। और नियॉन साइन बोर्ड एक लगाओ, ये भी आपका असाइनमेंट रहेगा कि नियॉन साइन बोर्ड लगाने से क्या फायदा हुआ। और एसोसिएट ब्रांडिंग करो, कोई बड़ा पोस्टर लगाओ बैकलाइट का, उसके नीचे आपका स्टोर का नियॉन साइन करो। इसको बोलते हैं एसोसिएट ब्रांडिंग। कोई बड़ी ब्रांड से आपका नाम चिपकाना, वो आपका रिटेल आउटलेट के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, सेल्स पर स्क्वायर फुट क्या आ रहा है, सेल्स पर एम्प्लॉय, प्रॉफिट पर एम्प्लॉय क्या हो रहा है। आपका स्टोर कैसे आपको अरेंज करना है, टोटल स्टोर का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कैटेगरी क्लासिफिकेशन, उसकी सब कैटेगरी, फिर उसकी लाइन वेंडर, फिर उसमें आइटम और उसमें एसकेयू, ऐसा करके आपको स्टोर अरेंज करना चाहिए। हर कैटेगरी में 10 का प्रोविजन रखो। क्या करना है, कस्टमर डिफाइंड क्लास स्ट्रक्चर। तो आपके डिपार्टमेंट जो बनाओ उसमें 10 से ज्यादा क्लास नहीं होने चाहिए। हर सब क्लास में 10 से ज्यादा सब क्लास नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको अलग कर दो। हाँ, नेवर मोर देन 10 क्लास पर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में 10 क्लास नहीं होना चाहिए। तो आप पूरा स्टोर अरेंज करो तो उसमें 10-10 का थप्पा लगेगा। उसमें एक कैटेगरी में बहुत 10 से ऊपर मत ले जाओ। बहुत लोग ये बेचते हैं मैं दुनिया भर की चीजें रखता हूं, ये मत करो। उसमें आपको पूरा डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ेगा। वॉलमार्ट भी ऐसा करता है, पूरा स्टेयर चेंज कर लेता है। 10 के क्लास कैटेगरी चेंज हो गई, 10 कैटेगरी नीचे रखेगा, 10 तीसरे माले पे रखेगा और नीचे इंस्ट्रक्ट करेगा कि मैंने ये ब्रांड वाली, ये वाली ब्रांड ऊपर है। क्योंकि कंफ्यूजन ये भी साइकोलॉजी है, इसमें वापस बहुत बड़ी स्लाइड है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन 10 का ये जो टारगेट है वो ध्यान में रखो। 3 महीने से ज्यादा इन्वेंट्री मत रखो और फाइंड वेंडर्स दैट देन रीसप्लाई यू ऑन शॉर्ट नोटिस। आपको एक फोन में वो रीसप्लाई कर सके ऐसे वेंडर को हाथ में रखो। बाय फ्रॉम वेंडर्स दैट शिप ऑन टाइम, कंप्लीट एंड अवॉइड बैक ऑर्डर्स। वो पीछे रह जाए वो नहीं चलेगा। 80% of purchase are impulse. Customer make the final decision to buy or not buy in last 3 feet. आपके स्टोर में वो आ गया, पिछले 3 फीट, मतलब वो आया है पहले 3 फीट में और पिछले 3 फीट में पूरा डिसीजन होने वाला है। उसमें आपका डिस्प्ले वगैरह आप ध्यान में रखो, मैंने जो आगे सब कुछ बता दिया है। प्रोडक्ट को छुएगा 40,000, टेस्ट करेगा 20,000, सेल उसके मतलब काम करते हैं नर्व्स के, हाँ, उसके बारे में सुनेगा 30,000 सेल एक्टिवेट होगा। स्मेल करेगा 50,000, ये अगर खाने की चीज है तो, और उसको देखेगा भी तो इतने सारे इसके सेल एक्टिवेट करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट इतनी अच्छी तरह से दिखाओ, उसको टच कराओ, उसके बारे में सुनाओ, उसकी स्मेल टेस्ट करवाओ और टेस्ट भी करवाओ। कलर्स के बारे में थोड़ा मैं दिखा देता हूं क्योंकि कलर्स के बारे में मैंने बहुत काम किया है। तो रेड, येलो एंड ऑरेंज, ये जो मूड ठीक करने वाले कलर बताए गए, तो इसीलिए लाइट पर्पल कलर स्पेंडिंग वाली जगह रखा है। तो ऑरेंज, रेड और येलो, जहां पे आपको मूड ठीक करना है कंज्यूमर का, तो मूड ठीक करने वाली कौन सी चीजें होती है वो वहां पे रखो। टमाटर भी मूड ठीक करता है क्योंकि रेड है, आप देखो है। कूल कलर्स का है ब्लूज, ग्रीन, पर्पल्स, हाँ।
वो आपको बोलते हैं ना कूलिंग इफेक्ट देते हैं, और नेचुरल व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन। तो हैव यू ट्रेन्ड योर कस्टमर्स टू बाय ऑन सेल? तो आपको आपके कस्टमर को भी आपके साथ ट्रेन करना है, जुड़ना है, और इतनी हैबिचुएट आपके साथ करवा लेना है ताकि वो आपके अलावा कहीं ना जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी जो क्वेश्चन है वो हम पूछ सकते हैं। मैं चार्ट सेशन में देख लेता हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन में आए है कि अगर डेयरी शॉप है तो कैसे अट्रैक्ट करना कस्टमर को डेयरी या मिठाई शॉप, और इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स के लिए कुछ टिप्स अगर आप दे सकते हैं। आपका पहले तो डेयरी प्रोडक्ट्स है तो अभी वो कौन से एरिया में पड़ता है। मैंने जो ये 4 इक्वेशन लिखने को बोले थे ना, वो बहुत मैटर करता है कि आपका जो शॉप है वहाँ शॉप की डेंसिटी कितनी है, कितनी सारी शॉप है, और पॉपुलेशन कौन सी है। और फिर अगर जनरली जो डेयरी शॉप होती है उसमें पहले ही आप मिठाई का या वगैरह का डिस्प्ले कर दोगे, इससे अच्छा आप स्टार्टिंग में जो पैक प्रोडक्ट है या ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आजकल जो भी ब्रांडेड मटेरियल्स है उसको दिखाओगे, वो अच्छा रहेगा। और आप खुद मिठाई अगर बनाते हो तो मिठाई बना के, आज अभी जो एफएसएसआई का लॉ है उस हिसाब से आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट लिखना होता है, लेकिन नहीं है तो भी आप न्यूट्रिशनल फैक्ट लिखो, और वहां पे लिखो कि आप ये जो मिठाई बनाते हैं वो किस चीज से बनी हुई है। प्योर मिल्क से बनी हुई मिठाई है, सबको पता है मिठाई मिल्क से बनती है, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। ये लिखना है आपको बहुत बोल्ड राइटअप में। और मिल्क शॉप है तो आपको लिखना है चैलेंजेस। वो नियॉन साइन में लिख दो या बैकलिट बोर्ड बनाओ जिसमें आप लिख दो कि हमारी शॉप में आप अगर मिलावट नहीं पाओगे, या इट इज 100% प्योर मिल्क, वी यूज प्योर मिल्क, वी नेवर हैव बीन और प्रमोट एडल्ट्रेशन। आप बोलो मैं एडल्ट्रेशन को बढ़ावा नहीं देता हूं, तो ऑटोमेटिक कंज्यूमर आज जो अफ्रेड है आफ्टर कोविड, वो एडल्ट्रेशन के बारे में बहुत अफ्रेड है। ये साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो। आपका हेल्थ हमारा जिम्मेवारी, ऐसे स्लोगन ढूंढ लो आप। आपका हेल्थ हमारी जिम्मेवारी, आपकी हेल्थ हमारी चिंता। हमारे प्रोडक्ट्स आपकी हेल्थ बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन इंप्रूव करेंगे। हम हेल्थ वाली प्रोडक्ट ही रखते हैं, हेल्थ के साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको स्लोगन बहुत सारे डिराइव करने पड़ेंगे, और ये स्लोगन से ही चलने वाला है। अगर कंज्यूमर का मार्केट ऐसा है जहां पे लोग हैबिचुअली दूध पीने के आदी हैं, तो आपको, जैसे ये यूपी में जाएंगे तो लंबा वाला दूध चलता है, जैसे दूध को ऐसा हिला हिला के केसर बादाम वाला मिल्क बनाते हैं, तो वो आगे फ्रंट में रखना पड़ेगा ताकि वो एक मिरेकल दिखता है ना, मैजिक दिखता है। बेकरी शॉप है तो आपको लाइव बेकरी स्टार्टिंग में दिखाना पड़ेगा ताकि वो मिरेकल दिखता है। आपको बेचनी पेस्ट्री है, वो तो सजावट में रखी हुई है, लेकिन लाइव बेकरी हर 2-3 आपको पेस्ट्री या पूरा बोलते ना केक बना के पूरा आपको डिस्प्ले दिखाना पड़ेगा, और बिगाड़ना भी पड़ेगा, तभी अंदर दिखेगा। वो लाइव बेकरी का सेशन का आप टाइम रखना पड़ेगा कि टाइम हैज बीन स्टार्ट फॉर द लाइव बेकरी, तो वो करना पड़ेगा। बुटीक में मैं बता दूं कि बहुत सारे हम जो बाहर डिस्प्ले रखते हैं उसमें जो साइन जो होते हैं, उसमें जो हम फीमेल के पोस्टर लगाते हैं बुटीक में, तो वो उसमें आप उसके हेयर का या आइज का ध्यान नहीं रखते, उसको खाली पहना देते हो। आप समझते हो कि मुझे खाली इसका जो ड्रेस है वो ही हाईलाइट करना है, ये गलत है। आप देखो कि बुटीक में आपको 4 प्रकार के डिस्प्ले लगेंगे। एक फीमेल दिखनी चाहिए, जो लॉन्ग हेयर वाली है वो दिखनी चाहिए। एक शॉर्ट वाली दिखनी चाहिए जिसके शॉर्ट हेयर है।
अभी आप बोलोगे ऐसी तो नहीं मिलती, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बाल लगाने पड़ेंगे बाकायदा। विग मिलती है आजकल, वो विग लेनी पड़ेगी, वो बाकायदा वो हेड पे लगा के आपको डिस्प्ले वो बनाना पड़ेगा, लॉन्ग हेयर वाला। एक शॉर्ट हेयर वाला बनाना पड़ेगा बाकायदा, उसको हर रोज आपको कॉम बोलो कॉम से उसको मतलब ड्रेसिंग भी करना पड़ेगा, जैसे ब्यूटी पार्लर में सजाते हैं, क्योंकि ब्यूटिक बोला है ना, वो ब्यूटिक है, उसमें जो भी आपका पोस्चर है वो गलत नहीं दिखना चाहिए। तो आपका डिस्प्ले का जो जो भी स्टाइल है वो पहले तो बदलना पड़ेगा। बहुत सारे अभी तो मैंने बताया इतने छोटे छोटे, मतलब खाली उसमें बोलते हैं ना मत्था और दर्द दिखा के उसमें वो लगा देते हैं और फिर वो उसको हैंग कर देते हैं, तो जैसे मुर्दा को लटकाया हुआ ना ऐसा फील आता है, वो कभी नहीं चलेगा ब्यूटिक में। ब्यूटिक में आप एंट्री में ही 4 अच्छी फीमेल का मतलब ये जो इसका पोस्चर जो बनाते हो ना आप, उसको क्या बोलते हो आप, वो एक इतना सही ढंग का होना चाहिए, जिसकी आईज होनी चाहिए, जिसके बाल होने चाहिए, बिंदी वाली बिना बिंदी वाली होनी चाहिए, स्लीवलेस विथ स्लीव होनी चाहिए, और उसके ऑर्नामेंट्स होने चाहिए। अभी विदाउट स्लीव है तो उसके ऑर्नामेंट्स अलग से लगेंगे। आपको बेचना है ड्रेस, लेकिन ऑर्नामेंट्स जरूरी है। आपको टोटालिटी में प्रेजेंटेशन करना है, आपको आपके खाली ड्रेस नहीं दिखाने, समझ लो पीपल वांट्स योर प्रेजेंटेशन इन टोटालिटी, नॉट वांट इन योर आपका खाली ड्रेस देख लिया और परचेस करेगा, नहीं होगा ये। आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि जींस के ऊपर आप कोई ज्वेलरी वाला बेल्ट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अगर एक ज्वेलरी बेल्ट आपकी जींस का सेल कर सकता है तो ज्वेलरी वाला बेल्ट लगाइए। ज्वेलरी वाला बेल्ट लगाने वाले आदमी के साथ टाइप कीजिए, और स्टोर में जीन्स मिलती होगी, लेकिन वो ज्वेलरी वाला बेल्ट नहीं मिलता होगा। ज्वेलरी वाला बेल्ट आपके स्टोर में मिलेगा तो जीन्स बिकेगी। अभी जीन्स कहां पे रखनी है डिस्प्ले में, जो वॉल है ना, वॉल जो लास्ट में रखनी है। स्टार्टिंग में सब आपके कुर्ते पाजामे लगेंगे, जीन्स स्टार्टिंग में नहीं लगेगी। आपके जो स्टार्टिंग में जो आपने डिस्प्ले के लिए डमी बनाए हैं, वो डमी को आप पहनाओगे और डमी के ऊपर एक स्टिकर लगाओगे, फ्लेक्सिबल जीन्स। वो डमी खड़ी रहेगी, आई एम कंफर्ट विथ सो एंड सो जीन्स। और उसको कैसे सजाना है वो ब्यूटिक वालों को पूरा, जैसे एक दुल्हन को श्रृंगार करते हैं पूरा सजा धजा के, अभी आपके सामने दुल्हन कुर्ते वाली भी है, जीन्स वाली भी है, स्लीवलेस भी है और शॉर्ट पहने वाली भी है। तो आप ये चारों को ख्याल करते हुए करना है। जो शॉर्ट पहना हुआ वाला जो डमी है, उसके पीछे आपको गोवा का पोस्टर लगाना है, क्योंकि शॉर्ट वो गोवा में पहनेगी, वो सिटी में नहीं पहनेगी। कुर्ता पैजामा कहाँ पहनेगी, तो उसके पीछे वो डिस्प्ले बैकग्राउंड चाहिए। आप लोग क्या कर देते हो कि हर चीज में हर डिस्प्ले लगा देते हो, वो नहीं बिकेगा। आपके जो शॉर्ट्स हैं, छोटी जैसी जीन्स शॉर्ट्स है ना, या कैपरी है, कैपरी के पीछे आप अम्ब्रेला लगाओ, छोटा वाला गोगल लगाओ, वो ड्रिंक लगाओ, ड्रिंक वाला ग्लास, छत्ते वाला स्ट्रो, ये सब दिखाओ, तभी जीन्स बिकेगा, तभी कैपरी बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। और वहां पे पिंक कलर का इस्तेमाल करो, जहां पे हम रोमांस लगाएंगे ना, वहां पिंक का इस्तेमाल होगा, तो पिंक कलर का इस्तेमाल करो, वहां पे कैपरी बिकेगी। और जहां पे कैपरी का वो स्पेंड करेगा, वहां पे पर्पल कलर लगाओ। ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच मनीष जी। इतना सारा ज्ञान, इतना सारा ज्ञान 1.5 घंटे में शायद आप जैसा ही कोई दे पाता था। एंड द बेस्ट चीज आपको बोलूं कि आपने जो जो चीजें कही है, उसमें से मेरे को लगता नहीं कि एक या दो चीज भी नॉन इम्प्लीमेंटेबल हो। मतलब अगर मैं सोचूं कि ये सेशन में अगर 100 चीजें आपने सिखाई है, तो कल से मेरे धंधे में वो पूरी 100 की 100 चीजें
इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, अमल कर सकता हूं। एंड आई एम श्योर इट इज सो सिंपल। मतलब शायद बड़े बड़े फंडा होते हैं मार्केटिंग के, मैनेजमेंट के, वो आपने एक इतनी सादी भाषा में समझा है। लाइक अ सिंपल एग्जाम्पल कि आपकी दुकान की आपको शॉर्टकमिंग्स, उसकी खामियां मालूम करना है, तो कुछ नहीं, आपके ट्रेड वाले दूसरे की दुकान में चले जाओ एज अ कस्टमर, आराम से समझ जाओगे। मतलब ये इतना आसान तरीका है कि चलो मैं मतलब एक ब्रांड वाली भी दुकान में चले गया, एक सादी दुकान में गया, एक ऑनलाइन दुकान में गया, थोड़ा सा अपने आप मैं सोच करके इम्प्लीमेंट करूं, तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस सारी कुछ समझ में आ जाएगी। सच अ सिंपल थिंग, लेकिन जो हिसाब से आपने आंख खोली है इज फिनोमिनल। आई वुड लाइक टू जेन्यूनली थैंक यू मनीष सर। एंड एक चीज पक्का है कि जब हमें ऐसे लोग मिलते हैं तो ऑलवेज ये दिल मांगे मोर, आपको ज्यादा से ज्यादा और टच में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मनीष सर। नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रोग्राम, सबसे पहले तो आई विल लाइक टू इन्फॉर्म एवरीबडी, जैसे क्वेश्चन पूछने में आया था कि पिछले सेशन या ये सेशन हमको वापस देखने मिलेंगे। यस, अभी तक 3 सेशन हमने किए हैं और तीनों अपनी इस्माइली वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इस्माइली यूट्यूब जो चैनल है उसमें भी हमारे 3 सेशंस अपलोडेड है और ये भी इन ड्यू कोर्स हो जाएगी। सो एवरीबडी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस। सो यस, कमिंग बैक टू आवर प्रोग्राम के जो हमारा पहला था मारो व्यापार मारी प्रगति, उसमें फीडबैक जो मिला था कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये जो दूसरा मारो व्यापार मारी प्रगति इम्प्लीमेंट हुआ है, आया है, उसके पीछे की सोच इवैल्यूएशन से आई थी, फीडबैक से आई थी कि लोगों ने ये हमारे को काफी फीडबैक दिया कि हम अमल नहीं कर पा रहे। तो इस बार जो सबसे बड़ा फर्क है, हम वापस याद कर ले कि हमको मेंटर, टीम लीडर देने में आया है, जिसके साथ जो हमें हेल्प करता है अमल करने में। एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड नीड्स असेसमेंट इवैल्यूएशन। मैं कैसा कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, प्रोग्रेस कितना कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वो सिर्फ मुझे इवैल्यूएशन के जरिए ही मिल सकता है, जिन्हें आपने गुजराती में मूल्यांकन कही है कि असेसमेंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं कर नहीं पाऊंगा। तो आप पार्टिसिपेंट्स जो भी है, उनका एक इवैल्यूएशन फॉर्म आपके टीम लीडर्स के पास है। वो टीम लीडर्स आपके इवैल्यूएशन भरते हैं। सिमिलरली पार्टिसिपेंट्स को ये इवैल्यूएशन फॉर्म देने में आ रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे है, आपको गूगल ड्राइव पे ये मिल जाएगा कि आपको आपके जो टीम लीडर्स है उनके बारे में ये इवैल्यूएशन फॉर्म भरना है। कि सबसे पहले तो ये फॉर्म बहुत सिंपल है, हमने कोशिश की है कि हो सके उतना शॉर्ट सिंपल रखे, लेकिन क्रिटिकल चीजें मालूम पड़नी चाहिए जिससे कि उस पे इम्प्रूवमेंट किया जाए। एंड फ्यूचर में वापस जब अगर कोई प्रोग्राम बनता है तो ये इवैल्यूएशन फॉर्म्स तब हमको जाकर के हेल्प करेंगे। सो सबसे पहले आपका नाम भरेंगे, आपका मोबाइल नंबर भरेंगे, आपका पार्टिसिपेंट आईडी भरेंगे। अगर पार्टिसिपेंट आईडी याद ना हो तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो हमारे लिए आईडी भी बन जाएगा। आपके टीम लीडर का भी आप नाम भरेंगे, उनका आईडी भी आप भरेंगे। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं। एक सिंपल से क्वेश्चंस बनाने में आए हैं कि आपके जो टीम लीडर है वो आपको आपके असाइनमेंट करने में, अभी जैसे बरकत भाई ने पिछले सेशन में हमको दिए थे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या क्या बनाएंगे as far as sale is concerned, as far as reducing expenses is concerned, ये सारी स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएंगे, ये हमको असाइनमेंट देने में आया था। तो ये असाइनमेंट फुलफिल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हमारे टीम लीडर कितनी सहायता करते हैं। 1 से 5 का हम रेटिंग देंगे उनको। 1 सबसे कम होगा, 5 सबसे बेहतरीन होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि आपके टीम लीडर को आपको रेट करना है उनकी अवेलेबिलिटी पर, कि आप जब उनको कांटेक्ट करते हैं वो कितना आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके साथ कितना समय बिताते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर टीम लीडर है वो बिजी है तो वो कॉल बैक भी कर देते हैं। तो इस तरह से आपको कितना वो एक्सेसिबल है आपके लिए,
कितना अवेलेबल है आपके लिए, कितना आपको समय देते हैं, अगेन 1 to 5 की रेटिंग में ये देना है। दूसरा, टीम लीडर भी जो है वो खुद भी एक रिसोर्सफुल बंदा है, उसको कहीं ना कहीं मार्केट की या जो भी आइडिया है, या अगर वो खुद ये फील्ड में ना हो तो वो और कोई व्यक्ति जो इस फील्ड में है उससे कुछ ज्ञान हासिल करके उसका कोई कनेक्ट या एक ऐसा कोई नेटवर्क आपका बना के देते हैं, क्योंकि बिजनेस सिर्फ नेटवर्क, कनेक्शन और ज्ञान से ही बढ़ेगा। तो ये चीजों में आपके टीम लीडर आपकी कितनी सहायता करते हैं, ये आपको मेंशन करना है। और आखिरी में जो चौथा सवाल है, प्लीज रेट योर टीम लीडर ऑन हिज कंट्रीब्यूशन, कि एक ऑब्जेक्टिव जो प्रोग्राम का है, एक ही ऑब्जेक्टिव जो याद रखना है हमको, कि एंड ऑफ द डे मेरी कमाई बढ़ानी है। मैं अगर ये मारो व्यापार मारी प्रगति प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं, 1.5 साल इससे जुड़ा रहूंगा, 15 महीने रहूंगा, लेकिन इसके पीछे का एक ही मेरा ध्येय है कि मेरी कमाई बढ़नी चाहिए। और कमाई बढ़ाने के लिए आपका टीम लीडर आपकी किस तरह से सहायता करता है। तो ये सारे बहुत आसानी से आप भर सकते हैं वैसे सवाल है। और एक आखिरी जो है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, और आखिरी जो एक चीज है जो सब्जेक्टिव है उसके बारे में भी हम देखेंगे। अगर आपको कोई कंसर्न्स है, आपको कोई सजेशन है, आपकी कुछ सोच है जो शायद आप शेयर करना चाहते हैं टीम लीडर के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, खास करके टीम लीडर के बारे में, ओवरऑल प्रोग्राम का एक आखिरी सवाल है और एक टीम लीडर का सवाल है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो 1 to 5 की मार्किंग कर देते हैं, लेकिन ये आखिरी दो जो जिसमें हमको थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है, वहां लिखने की हम सुस्ती कर जाते हैं। तो रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी कि ये हमारी बेहतरी के लिए आप फॉर्म भरेंगे, कि एज अ पार्टिसिपेंट जो ये प्रोग्राम में जुड़ा है, जिसको अपनी कमाई बढ़ानी है, अगर ये 5 मिनट निकाल करके वो उनके थॉट्स हमारे साथ शेयर करेगा, डेफिनेटली वी विल बी एबल टू वर्क बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी। और लास्ट, टीम लीडर आपका अगर है, उसको अगर आपको अवार्ड जीताना है तो उसका बेसिस भी ये होगा कि टीम लीडर के अगर 10 पार्टिसिपेंट है तो उनका फीडबैक कैसा है टीम लीडर के बारे में, एंड ऑफ द डे उस टीम लीडर ने कितने लोगों की कमाई बढ़ाई, दैट विल बी वन ऑफ द पैरामीटर्स फॉर जजिंग द टीम लीडर। तो आपके टीम लीडर को भी आप जिताना चाहेंगे, सो प्लीज हेल्प ऑन दिस। सो दिस इज इट। अगला सेशन जो हमारा होगा वो 15 अगस्त को है। आसानी से याद रह जाएगा हमको, आजादी दिन, द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। टाइमिंग्स विल बी शेयर्ड एंड ये सेशन होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फंडा वर्ड समझ में आता है, लेकिन ये सेशन जो लेने वाले हैं वो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है, CAIT, उसके जो चेयरमैन है भारतीय जी, वो ये सेशन लेंगे। तो उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंडा होगा, वो जो हमको सुमुल वाले मनीष सर ने जैसे समझाया कि बड़े बड़े फंडे आसानी से हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो समझाए, उसी तरह से भारतीय सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें समझाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल ऑन 15th August अगेन। या मदद।